हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। ये वीडियो कम्प्लीटली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल फ्रेशर है, कोडिंग में HTML सीखना चाहते हैं। कंप्लीट क्रैश कोर्स है HTML का। सब कुछ इसमें ऐड किया गया है, बेशक बेसिक हो बेशक एडवांस हो, सब कुछ इसमें ऐड किया है। कितने टैग्स हमारे लिए कंपलसरी है जिसको सीखना है। कोई भी वेब पेज क्रिएट करने के लिए जितने इंपॉर्टेंट टैग है वो सारे इसमें ऐड किए गए हैं। कंप्लीट कोर्स है, एक बार इसको आप सीख लेंगे उसके बाद HTML सीखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे के सारे टॉपिक इसमें कवर किए हैं। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आज से अपनी कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। HTML की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि HTML ही बेस हमारी है लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले आपको HTML आता हो तब भी आप मूव कर सकते हैं किसी दूसरी लैंग्वेज में। फ्रंट एंड के लिए HTML के अलावा हमारे पास कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए इसको सीखना सबके लिए कंपलसरी है। कोई भी आप फील्ड चूज करते हैं प्रोग्रामिंग में तो HTML ही हमारा एक बेस है जहां से हम अपना स्टार्ट करते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं कोडिंग की। इसीलिए इस क्रैश कोर्स को आपको सीखना जरूरी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने इस कंप्लीट क्रैश कोर्स को। चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंप्लीट कोर्स को। सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए जिधर जाके हमने अपना कोड लिखना है। आप यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो प्रोफेशनल जमाना है तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं VS कोड। तो आपने VS कोड को डाउनलोड कर लेना है, मैंने पहले ही किया हुआ है ताकि टाइम सेव हो हमारा। आपने VS कोड डाउनलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे आ जाना है। ये है इनकी वेबसाइट, यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड का। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ओपन होने दो इसको। यहाँ से आपने विंडोज के लिए करना है। अगर आपके पास वैसे तो 99 हमारे परसेंट जितने भी यूजर है वो विंडोज के ही होते हैं, तो आपने विंडोज पे क्लिक करना है तो आपके पास VS कोड डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। ओपन हम ऐसे ही नहीं करेंगे, हमने क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने जहाँ पे HTML कोर्स नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया है, कहीं भी क्रिएट कर दो, उसको राइट क्लिक करेंगे। आपके पास ऑप्शन आएगा ओपन विद कोड, जहाँ पे VS कोड का जो बना हुआ है ना आइकन, ओपन विद कोड पे क्लिक करेंगे हम। VS कोड के अंदर जाके हमने एक फाइल क्रिएट करनी है। अब हमेशा ही ये फर्स्ट स्टेप है हमारा HTML को स्टार्ट करने का। इसकी एक्सटेंशन होती है .html, इसी से पता चलता है कि ये एक पेज HTML का है। तो आपने कोई भी नाम रखना है, ABC भी हो सकता है, कोई भी नाम रखो। index.html मैंने फाइल सेव कर ली है इस फोल्डर के अंदर। यहाँ पे अब हम पूरे का पूरा कोड लिखने वाले हैं HTML का। हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर से। हमने जहाँ पे ऐसे लिखना होता है HTML, यहाँ पे मेरे पास आता है हेड, यहाँ पे होता है टाइटल, यहाँ पे हेड के बाद आता है बॉडी। ये हमारे पास एक बेसिक होता है इसका स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट आते हैं, तो मैं जहाँ पे हेडिंग लिख देती हूँ। पहले इसको आपने समझना है। और यहाँ पे एक होता है डॉक टाइप, तो ये भी हमारे पास कंपलसरी है। डॉक टाइप क्यों लगाते हैं, कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी डॉक टाइप HTML ऐसे। अब देखो इसको लगाने का मतलब क्या है, एक एक करके इस चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले डॉक टाइप का मतलब क्या होता है, आप किस HTML के वर्जन को यूज कर रहे हैं। ये स्पेशली यूज किया जाता है HTML5 पे। अगर आपने डॉक टाइप लगाया हुआ है इसका मतलब आप HTML5 यूज कर रहे हैं। अगर आपने नॉर्मल HTML यूज करना है, इसको Ctrl+X करके हटा देंगे, आप ऐसे लिखेंगे। अगर आपको पता है कि HTML5 क्या होता है वो हम देखेंगे बाद में। ये हमारे पास कुछ एडवांस इसके फीचर्स होते हैं HTML के, जो अपडेट होता ही रहता है। जो अभी हमारे पास जो एडवांस HTML है उसके अंदर 5 अगर यूज करें ना, उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट हमारे पास ऐड हो गए। पहले जो HTML होता था उसके अंदर 1 2 3 जैसे उसके वर्जन है, तो वो नॉर्मल ऐसे ही लिखते थे। डॉग टाइप वहां पे नहीं आता था, ऐसे नॉर्मल लिखते थे। लेकिन जब आप एडवांस HTML को यूज करेंगे आपने डॉग टाइप लगाना है। उसके बाद HTML हमारा मेन हेडिंग है, इसी के अंदर हमें पूरे का पूरा कोड लिखना होता है। हेड सेक्शन होता है, हेड सेक्शन के अंदर आपके सारे के सारे लिंक आते हैं। सीरियल लिंक बहुत सारे हमने यूज करने होते हैं पूरी वेबसाइट पे, तो वहां पे सीरियल लिंक के साथ आपका एक टाइटल भी आएगा। मीटा टैग होता है, मीटा टैग एसईओ के लिए यूज होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपने अपनी वेबसाइट की पूरी एसईओ करनी है ताकि वो टॉप पे रैंक करे, उसके लिए हम मीटा टैग जहाँ पे यूज करते हैं वो भी हम देखेंगे कैसे लगाते हैं। रिस्पॉन्सिव बनाना है वेबसाइट को, उसके लिए हमें जहाँ पर ऐड करना पड़ेगा मीटा टैग, वो भी हम देखेंगे कैसे ऐड करना है। तो सारे के सारे हमारे पास हेड सेक्शन के अंदर सीरियल लिंक आने हैं। CSS का जहाँ लिंक आएगा, बूटस्ट्रैप का, कोई भी जावास्क्रिप्ट है उसका भी लिंक यहाँ पे आएगा। उसके बाद आता है मेन बॉडी सेक्शन, इसी के अंदर पूरी की पूरी हमारी कोडिंग आती है जो हमारी डिजाइनिंग के लिए काम आएगी। पूरा कोड हमने बॉडी सेक्शन के अंदर ही लिखना होता है। बस ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसको आपने समझना होता है। ये हमारे पास H1 हो गए, या फिर मेरे पास पैराग्राफ हो गया, या फिर मेरे पास इमेज हो गई। इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। मल्टीपल एलिमेंट्स को मिला के ये पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है।
इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एक वेब पेज का नाम दे देते हैं, ठीक है। मल्टीपल वेब पेजेस मिलके फिर एक वेबसाइट बनती है। तो ये एक पेज मेरे पास एक वेब पेज हो गया। मल्टीपल एलिमेंट्स मिला के एक वेब पेज क्रिएट होता है। मल्टीपल वेब पेजेस को मिला के एक कंप्लीट वेबसाइट बनती है। जहाँ पे मैंने इंडेक्स लिखा है सेम ऐसे ही अगर मैं होम पेज क्रिएट या फिर कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट कर लूँ ना, उसके अंदर इसको लगाना हो तो वो हमारे पास एक वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास दो वेब पेजेस हमने क्रिएट कर दिए। और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को भी यही बोलते हैं हम। यहाँ पे आपका एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट डॉक टाइप के साथ स्टार्ट होना चाहिए। पूरे का पूरा ये एक हमारा डॉक्यूमेंट ही है। पूरे जितना भी हम कोड लिखते हैं ना एक पेज पे, उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अब इसको समझना है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, आउटपुट कैसे आएगी। दो तरीके होते हैं। बीएस कोड से भी आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जहाँ पे आना है इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप जहाँ पे इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जो आपका फोल्डर है ना, जहाँ पे आना है ओपन। इसके अंदर जो इंडेक्स जो मेन एचटीएमएल की फाइल है ऐसे ब्राउजर के साथ ये सेव होती है, इस पे डबल क्लिक करना है तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं हमारे पास जो आउटपुट आएगी। जी आगे इधर देखो ब्राउजर अपने आप ओपन हो गया, इधर हेडिंग लिखा नजर आ रहा है, बस इसको हम बंद कर देते हैं। दूसरा तरीका है मेरे पास, इसको भी बंद कर दो। यहाँ पे जहां से आपने इसको एग्जीक्यूट करना है एचटीएमएल फाइल को ओपन ऐसे करना है जिधर आपने कोड लिखा है। यहाँ पे रन लिखा हुआ है, रन विदाउट डिबगिंग। एक आपने ब्राउजर सिलेक्ट कर लेना। तो मैं जहाँ पर ज्यादातर एज ही यूज करती हूँ, आप यहाँ पर क्रोम भी यूज कर सकते हैं। बस ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपकी आउटपुट यहाँ पे वेब ब्राउजर पर नजर आएगी। तो देख लेते हैं आउटपुट। यहाँ पे सिर्फ हेडिंग मैंने लिखा है तो हेडिंग आ गया। अब हम एक एक करके इसके कंटेंट को समझते हैं। यहाँ पे बंद कर दो इसको। सबसे पहले हमारे पास हेडिंग टैग होते हैं। हेडिंग टैग हमारे पास टोटल 6 टाइप के होते हैं। H1 होता है, एक होता है H2, H3, H4, H5 एंड H6। H5, H6 ये हमारे पास टोटल 6 टाइप के ही होते हैं। आप सेवंथ लगा भी देंगे ना वो वर्क नहीं करेगा। पहले हम इसको लगा देते हैं हर एक को। इसके अंदर आपने कुछ भी लिखना होता है। ये हो गया, इसको सेव करेंगे, इसको रिफ्रेश करो तो कुछ ऐसी लुक आएगी। सबसे छोटा होता है H6 का। अगर आपको पता है बहुत ही छोटा सा आपने कंटेंट ऐड करना है तो आप H6 टैग लगाएंगे। अगर आपने कोई हेडिंग ऐड करना है, हमेशा ही हेडिंग के लिए हम H1 ही यूज करते हैं। अब जहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक है ना हमारे पास एसईओ होता है ना, आपने अपनी वेबसाइट को टॉप रैंक पे लेके आना है तो उसके लिए हम इनमें से एक टैग यूज करते हैं। वो आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। उसके लिए ज्यादातर हम H2 यूज करते हैं टैग, या H3। H2 ज्यादा यूज किया जाता है जब भी आपने एसईओ करनी हो। एसईओ के जितने भी टाइटल होते हैं, जितने भी आपके वायरल टैग्स वगैरह होते हैं ना, वो हमने सारे के सारे H2 में रखने होते हैं। क्योंकि जो गूगल पे जाके जब भी कोई सर्च करेगा ना, वहां पे जो हेडिंग वगैरह आते हैं वो सारे H2 टैग के अंदर होते हैं। तो इसीलिए हम ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं कि H2 के अंदर हम सारे के सारे हेडिंग रखें। तो जो हमारा मेन हेडिंग होता है इसको हम H1 में रखते हैं, क्योंकि इसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ पे देखो तो ये इजीली नजर आ जाता है। बस ये हमारे हो गए हेडिंग टैग। ऐसे ही हमने पैराग्राफ बनाना है तो मैं जहाँ पे लिखूंगी दिस इज पैराग्राफ, सेव किया। पूरे का पूरा पैराग्राफ हम इसी के अंदर लिखते हैं। कोई भी आपने कंटेंट ऐसा इन्फॉर्मेशन लिखनी है, किसी भी कंटेंट की इन्फॉर्मेशन होगी जो आपका मेन कंटेंट नहीं होता, मतलब मेन हेडिंग नहीं होता, वहां पे आपने अपना कंटेंट डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करनी है। वहां पे हेडिंग का कोई काम नहीं है। हेडिंग हम पैराग्राफ में नहीं लिखते। आप इसको जहाँ तो H1 या फिर H2 ऐसे ही किसी एक टैग को यूज करके लिखते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर आपकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन आएगी। डिस्क्रिप्शन कोई भी हो सकती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे पैराग्राफ लगाते हैं। देन हमारे पास बारी आती है HTML लिंक्स की। लिंक क्रिएट करना होता है तो हम जहाँ पे लिंक क्रिएट करते हैं एंकर टैग के साथ। मैं जहाँ पे href लिखूंगी और जहाँ पे आपने हैश टैग लगाना होता है और जहाँ पे मैं लिख देती हूँ लिंक, इसको हम सेव कर देते हैं, रिफ्रेश। तो ये एक लिंक क्रिएट हो गया। अब देखो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, आप कहीं ना कहीं दूसरे पेज पे चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे आके कोई सर्च करे या फिर जहाँ पे क्लिक करे तो वो google.com पे चला जाए, तो मैं जहाँ पे ऐसे लिखूंगी। google.com की एक ये वेबसाइट है, उनका यूआरएल है। इसको हम सेव कर देते हैं। जैसे ही कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा लिंक पे, इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे क्लिक करेंगे गूगल ओपन हो जाएगा। तो ये देखो गूगल ओपन हो गया ना। इसको हम एंकर टैग के साथ लगाते हैं। लिंक हाइपर लिंक इसको बोलते हैं। बहुत कुछ यहाँ हाइपर लिंक के साथ आप क्रिएट कर सकते हैं। HRF के बीच अगर आप यहाँ पर एक कोई आईडी वगैरह लिख देते हैं, आईडी लिखने कोई बंदा किसी चीज पे क्लिक करे, वहां उस कंटेंट पे मूव हो जाए तो हम यहाँ पे आईडी लिखते हैं। ये सब हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारा काम सिर्फ और सिर्फ HTML को सीखना है। उसके बाद आपने कोई भी इमेज लगानी है तो हम ऐसे लगाते हैं। इमेज लगाने के लिए पहले
जो पुराना हमारे पास HTML था वहां पे इमेज टैग यूज होता था, लेकिन अब यहाँ पे जो अपडेट हो चुका है इसको हम IMG टैग के साथ लगाते हैं। तो सोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अब देखो IMG टैग का कोई एंडिंग टैग नहीं होता। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी इंटरव्यू में भी पूछते हैं, एक पेयर्ड कंटेंट होता है, एक अनपेयर्ड, मतलब एक पेयर्ड जो टैग होते हैं, जो सारे के सारे टैग हैं, एक अनपेयर्ड टैग होते हैं। पेयर टैग वो होते हैं जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग होता है। अब देखो टाइटल जहाँ पे स्टार्ट हुआ, जहाँ पे एंड हो गया, ये होते हैं पेयर टैग। एक होते हैं अनपेयर, जिसका सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग नहीं होता, तब भी ये वर्क करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं। हमारे पास एक BR टैग होता है, एक HR टैग होता है हॉरिजॉन्टल के लिए, ये सब देखेंगे हम। तो ये इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता, फिर भी ये वर्क करते हैं, तो इसको हम अनपेयर टैग बोलते हैं। अब इमेज लगानी भी आपको आनी चाहिए। इमेज कैसे लगाई जाती है, बहुत सारे तरीके हैं इसके। एक पहला तरीका है, आपकी इमेज कहीं भी पड़ी है आपके लैपटॉप पे, कहीं भी जिधर मर्जी हो, आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है इमेज के ऊपर, जिधर मर्जी हो प्रॉपर्टीज पे जाना है आपने, यहाँ पे इसकी लोकेशन लिखी है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। इसके बाद इस इमेज का नाम बैक स्लैश लगाएंगे, इस इमेज का नाम आएगा, इमेज का नाम है मेरे पास capture.png। ये देखो, जे इसका इमेज का नाम है, जे इसकी एक्सटेंशन है, यहाँ पे ही मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे capture.png के साथ इसको सेव किया गया है, इसको रिफ्रेश कर दो तो इमेज लग गई। ये तो पहला तरीका है कि कहीं भी पड़ी हुई है, आपके पूरे कंप्यूटर में कहीं भी हो सकती है। एक दूसरा तरीका है कि आपके सेव फोल्डर पे है, जैसे ये वाला फोल्डर है ना मेरा, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके इस फोल्डर के अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं इमेज ऐड कर देती हूँ। मेरे पास जैसे हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं ना, सारी की सारी इमेजेस एक फोल्डर के अंदर ही होती है। तो मेरे पास अब इस पूरे फोल्डर के अंदर है, तो मुझे ये वाला पूरे का पूरा पाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं सिर्फ इमेज का नाम रखूंगी। मेरे पास सेम फोल्डर में इमेज है, तो सिर्फ इमेज का नाम रखना है और उसके एक्सटेंशन। इसको रिफ्रेश करो, अगर इमेज शो हो रही है तो सब कुछ ओके है, अगर शो नहीं हुई, अब देखो यहाँ पे मान लो मैं जहाँ पर एक फोल्डर का ऐसे लगा देती हूँ, सेव करो, ये पाथ गलत है, इसको रिफ्रेश करो, इमेज शो ही नहीं होनी, ठीक है। अब मेरे पास मान लो इसी फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर है, तो ज्यादातर हम यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक इमेज, इसको एंटर कर दो। इसको मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ये वाली डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे आई नहीं अभी, अब सही है, ये वाली डिलीट कर दो। अब मेरे पास इमेजेस वाला फोल्डर है, इसी फोल्डर के अंदर है, तो इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर मेरे पास इमेज है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फोल्डर का नाम, इमेजेस वाला फोल्डर है, उसके अंदर एक capture.png इमेज है, रिफ्रेश करो तो इमेज आ गई, ठीक है। यहाँ पे आपने फोल्डर का नाम रखना होता है। तो ये हमारे पास तरीके होते हैं इमेज को लगाने के लिए। यहाँ पे हाइट विड्थ मेंशन कर दो, मुझे जहाँ पे हाइट इसकी चाहिए 200, विड्थ चाहिए सेम 200, ये 200 पिक्सल होती है, CSS के बीच इसको पिक्सल बोलते हैं। रिफ्रेश करो तो इसका साइज ऐसे छोटा हो गया। यहाँ पे ही आप इसकी हाइट विड्थ वगैरह मेंशन कर सकते हैं। आप लिंक भी बना सकते हैं इमेज का, इमेज को आपने लिंक में ऐड करना है तो यहाँ पे एंकर टैग लगाएंगे, इस पूरी इमेज को उठा के Ctrl+X करो, यहाँ पे B करो और यहाँ पे href लगा दो, हैश टैग, इसको करो रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखो हाथ का निशान है गया, अब यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पहुंच जाएगा। अगर आप चाहते हैं यही इमेज शो हो तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे href लिखा है, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो इसका पाथ, बैक चलो, इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे क्लिक करो तो ये देखो इमेज ओपन हो गई। इसको आप लिंक के साथ क्रिएट कर सकते हैं। आपने कोई गैलरी पेज क्रिएट करना है, वहां पे इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, इमेज ओपन होनी चाहिए, तो आप वहां पे ऐसा कोड लगाएंगे href के साथ। इसको हम बंद कर देते हैं, बैक चलते हैं। अब यहाँ पे हो गया मेरे पास, आप इसको लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब लिंक क्रिएट करने के साथ इसको हमने रिस्पॉन्सिव भी बनाना है। उससे भी पहले ना यहाँ पे एक टाइटल आपने लिखना होता है, तो उसको हम अल्ट टैग बोलते हैं। जहाँ पे मान लो मैं इधर टाइटल 1 लिख देती हूँ, इसको सेव करो, कुछ भी इमेज के ऊपर आपने लिखना हो ना, इसका टाइटल लिखना है, तो इसका जो ये टाइटल होगा ना, ये वाला SEO के लिए हम यूज करते हैं। आप जो भी कोई बंदा टाइटल 1 सर्च करेगा, जब मान लो मेरे पास लैपटॉप की इमेज है तो मैं यहाँ पे लैपटॉप लिख दूंगी, ये SEO के लिए हम यूज कर सकते हैं। इधर लैपटॉप को कोई सर्च करेगा तो आपकी इमेज शो होनी चाहिए, तो इसके लिए आप अल्ट टैग लगाते हैं। अब इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको मैं हटा देती हूँ, हाइट विड्थ हम ऐसे नहीं रखेंगे, इसको हटा दो क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव नहीं होती। पहले रिस्पॉन्सिव भी आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे रिफ्रेश करेंगे पहले चेक कर लेते कि ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो,
तो जहाँ पे हम देख लेते हैं मोबाइल स्क्रीन सिलेक्ट करके, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका कंटेंट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। यहाँ पे जाना है, इधर मोबाइल स्क्रीन लिखा है, इसको सिलेक्ट करेंगे। इमेज मेरे पास रिस्पॉन्सिव नहीं है क्योंकि जहाँ पे देखो इधर आ रहा है छोटा सा एरिया। वैसे तो रिस्पॉन्सिव है भी, यहाँ पे इमेज पूरी नजर आनी चाहिए, जहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, कट नहीं होनी चाहिए किसी भी तरफ से। इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम पता क्या लगाते हैं, इधर ही लगाते थे। CSS की प्रॉपर्टी होती है मेरे पास, स्टाइल इज इक्वल टू मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी होती है। मैक्सिमम विड्थ लगानी है अपनी 100%, ऐसे लगाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे आ गया मैक्सिमम, इधर आएगा मेरे पास ये, और ये वाला इधर नहीं आएगा। सेव करो। मैक्सिमम हमने विड्थ लगा दी 100%, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। अब जहाँ पे जितनी बड़ी मर्जी इमेज हो, अब ये तो इमेज छोटी है ना, कई बार मेरे पास बहुत बड़ी इमेज होती है जिसका साइज स्क्रीन से बाहर जाता है। इस इमेज का साइज छोटा है, तो हम यहाँ पे एक और इमेज लगा के देखते हैं, हो सकता है ये वाली सेट आ जाए, क्योंकि हमने इमेज बड़ी लगानी है ताकि हमें पता चले। मैं जहाँ पे नाम ऐसे कर देती हूँ, इमेज का नाम है मेरे पास ओपनली पड़ी है .jpg में है आई थिंक। रिफ्रेश करो तो ये है। हम यहाँ पे, ये भी छोटी है, तो मुझे बहुत बड़ी एक इमेज डाउनलोड करनी है, तो मैं कर देती हूँ। मैंने जहाँ पे एक बहुत बड़ी इमेज ऐड की है, तो इमेज का साइज फुल साइज होता है। ये हर एक वेबसाइट पे इशू होता है कि आपकी इमेजेस ऐसी होनी चाहिए कि मोबाइल पे भी फिट आ जाए, मोबाइल स्क्रीन पे भी, लैपटॉप पे भी, और या फिर टैबलेट। तो इसको हम रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड की है, फुल साइज इमेज है। इसका नाम है img2png। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी img2.png, और जे वाली हटा देंगे, जे कोड हटा देंगे, क्योंकि जे कोड रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए है। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हम सोल्यूशन देखेंगे। ये देखो, इमेज यहाँ से कट हो रही है, ऐसे स्क्रॉल नहीं होनी चाहिए, राइट साइड की तरफ हाफ इमेज आ रही है, देखो। अब जहाँ पे स्क्रॉल लेफ्ट करेंगे ना, बाकी इमेज तब नजर आएगी। अब वो वाला कोड मैं जहाँ पे ऐड कर रही हूँ। स्टाइल इसकी मैक्सिमम विड्थ 100% कर देंगे। रिफ्रेश करो, पूरी इमेज आ गई ना नजर। यहाँ पे देखो कुछ भी कट नहीं होगा, राइट साइड करूंगी भी ना, यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये होती है रिस्पॉन्सिव इमेज। बस आपने हर एक इमेज के ऊपर जाके जो प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे देखो रिस्पॉन्सिव होगी। सेम ऐसे ही हमारे पास टेक्स्ट की भी प्रॉपर्टी होती है, वो हम टेक्स्ट में देखेंगे। इमेज वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म हो गई हमारी। अब जहाँ पे मेरे पास जो IMG टैग है ना, ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट के बीच कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। इनमें से हो सकता है आपको कोई कोड दिखाए कि इनमें से एलिमेंट कौन सा है, एट्रीब्यूट कौन सा है। इनमें से एलिमेंट है IMG टैग, इनमें से एलिमेंट है एंकर टैग। इसके जो एट्रीब्यूट है वो ये है, इसका एट्रीब्यूट है href हो गया, इसके एट्रीब्यूट स्टाइल मैंने प्रॉपर्टी ऐड की है, इसकी हाइट विड्थ होगी, ये सारे इसके एट्रीब्यूट है। टैग के अलावा जो भी हम यूज करेंगे ना, वो सारे एट्रीब्यूट होने हैं। और जे वाला जो है, ये एक एलिमेंट है, तो आपने यही ऐसे ही बताना है। अब जहाँ पे मेरे पास जो आपने अगर CSS ऐड करनी है ना, HTML के अंदर टाइटल टैग में आना है आपने। बस यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपको पता ही होना चाहिए। लिंक, यहाँ पे रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट लिखा जाता है, स्टाइल शीट। href इज इक्वल टू एक पेज का नाम आएगा, style.css नाम से होना चाहिए। ये नाम कुछ भी हो सकता है, आपने एक नई फाइल क्रिएट करनी होती है पूरे फोल्डर में, यहाँ पे आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लो मैं जहाँ पे abc.css के साथ उसको सेव करना है, एंटर करेंगे। ये इसका कोड हम CSS की प्ले लिस्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे आपने आना है, CSS आपके मैंने लिखा है, इधर आएगा ABC, क्योंकि मैंने ABC नाम से इसको सेव किया है। डॉट उसकी एक्सटेंशन आएगी, href ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे स्टाइल शीट रहेगा, इसको चेंज नहीं करना, ये पूरा कोड आपने चेंज नहीं करना। लिंक रेल स्टाइल शीट, क्योंकि इसको हमने बताना है कि CSS की एक स्टाइल शीट है, उसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सेम ऐसे ही जावास्क्रिप्ट की होती है। स्क्रिप्ट आपने लगाना है टैग, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको भी एंड किया जाता है स्क्रिप्ट। इधर आपने लिखना है बस सोर्स। सोर्स इज इक्वल टू आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम। मान लो वहां पे abc.js नाम से फाइल है, वो लगा दी। अगर आपने किसी फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, तो आपने जहाँ पे लिखना है, मान लो जहाँ पे स्टाइल का फोल्डर है, ऐसे लगाएंगे। सेम ऐसे ही जावास्क्रिप्ट का एक फोल्डर होगा, तो हम ऐसे लिखते हैं, ये फोल्डर का नाम हो गया, ये आपकी फाइल का नाम। तो ये पाथ आपको सेट करनी आनी चाहिए HTML के अंदर। स्क्रिप्ट फाइल आप यहाँ पे जरूरी नहीं हेड सेक्शन में लगानी है,
आप इसको कॉपी करके बॉडी सेक्शन में भी लगा सकते हैं। और जहाँ पे जरूरी नहीं आपने एक ही फाइल लगानी है, आप 2 फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, 3 फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप CSS की भी मल्टीपल फाइल क्रिएट कर सकते हैं, बस उसका नाम लिखना होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टैग कैसे लगाने, हमने मल्टीपल फाइल्स कैसे ऐड करनी है। अब हम सीखने वाले हैं जहाँ पे टाइटल में जाके मैं कुछ ऐड कर देती हूँ। टाइटल के अंदर ये टाइटल के अंदर नहीं लगानी सारे हमने, ये हेड सेक्शन के अंदर ऐसे लगानी है। टाइटल के अंदर नहीं लगानी। टाइटल के अंदर अब टाइटल टैग पहले देख लेते हैं। टाइटल टैग क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइटल, यहाँ पे इसको बैक कर देते हैं, एक ही लाइन में से लिखेंगे। इसके अंदर आपकी वेबसाइट का टाइटल आएगा, आपकी वेबसाइट है क्या। मान लो मेरे पास ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो मैं जहाँ पे ई कॉमर्स लिखूंगी। इसको सेव करो। अब यहाँ पे देखो, इधर मेरे पास index.html लिखा आ रहा है, इसको सेव करो। अब यहाँ पे ई कॉमर्स आएगा, ये आपकी वेबसाइट का टाइटल होगा। जैसे यूट्यूब की वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां पे ऐसे यूट्यूब लिखा नजर आता है। ये भी बताऊंगी आइकन कैसे लगाना है। तो इसको हमें टाइटल बोलते हैं। टाइटल आपकी वेबसाइट का नाम कुछ भी हो सकता है। और ये टाइटल हेड सेक्शन के अंदर ही लगाना होता है, ठीक है। ये टाइटल ज्यादातर यूज किया जाता है। सेम ऐसे ही एसईओ के लिए यहाँ पे आपने ऐसा टाइटल लगाना है जो लोग ज्यादा सर्च करते हैं, तो वो लगाना है। अब हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, ये सब हटा देते हैं। अब हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स। अब ये फॉर्मेटिंग क्या होता है, H1 में हम हेडिंग लिख देते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स। HTML के अंदर बहुत सारे टैग यूज किए जाते हैं, इसकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। उन्हीं में से एक है फॉर्मेटिंग टैग, इसको हम कर देते हैं बंद। फॉर्मेटिंग टैग होते हैं आपने डिजाइनिंग के लिए यूज करनी है। मतलब जैसे हमारे पास कोई टेक्स्ट एडिटर होता है ना, इधर मेरे पास टेक्स्ट एडिटर है, मैं जहाँ पे ये लिख रही हूँ इसको मैंने इटैलिक करना है, मैंने इसको बोल्ड करना है, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेटिंग टैग। अंडरलाइन करना है, तो मेरे पास सबसे पहले एक टैग आता है बी टैग, इसको हम बोल्ड करना बोलते हैं। इसको सेव करेंगे, तो अब ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, तो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। अगर इसको मैं सिंपल पैराग्राफ में लिखूं बोल्ड, तो दोनों में डिफरेंस देखना। तो ये बोल्ड ऐसा है नॉर्मल, जो हमने बोल्ड किया है बी टैग के साथ, तो ऐसा आएगा। तो ये बोल्ड हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही एक स्ट्रॉन्ग टैग होता है। स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड दोनों सेम है, आप स्ट्रॉन्ग भी लगा सकते हैं, बोल्ड भी लगा सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है। ये देखो बोल्ड हो गया ना, दोनों में से एक लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही मेरे पास एक EM टैग होता है। EM के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो, लिख देते हैं। एम्फेसाइज इसको बोलते हैं। ये देखो इटैलिक के लिए यूज होता है। अगर आपने इटैलिक करना है तो आप या तो आई टैग लगाएंगे या आप EM टैग लगाएंगे, दोनों में से एक लगाना होता है, जो मर्जी लगाओ आप। तो ये इटैलिक हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाता है, ये स्टाइल इसका चेंज हो जाता है। इसके बाद बारी आती है मार्क टैग की, बहुत ही ज्यादा यूज होता है। मैं जहाँ पे हेलो लिख देती हूँ, रिफ्रेश करो, तो ये देखो मार्क आ गया। ये ज्यादातर यूज करते हैं जब हमने प्राइस वगैरह शो कराना है, कुछ ऐसा कंटेंट पूरी वेबसाइट पे शो कराना है जिसको हाईलाइट करना है, तो आप ऐसे हाईलाइट करने के लिए इसको यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेल आता है। डेल डिलीट करना, मैं जहाँ पे हेलो लिख देती हूँ। इसके ऊपर किसी कंटेंट को डिलीट करना मतलब एक इसके बीच लाइन आ जाती है। ज्यादातर यूज किया जाता है प्राइस के ऊपर। कोर्स प्राइस पहले हमारे पास 2000 था, अब हम उसको 1000 में बेच रहे हैं, तो 2000 पे आपने लाइन लगा देनी है। उसके बाद ऐसे लिखना है, पहले हमारे पास 2000 का कोर्स था, अब मेरे पास है H2 में लगा देते हैं 1000 का कोर्स है, तो ये ऐसा दिखेगा। डिस्काउंट के बीच हम ज्यादातर इसको यूज करते हैं। पहले 2000 का कोर्स था, अब इसको हम 1000 में सेल कर रहे हैं, तो आप जे वाला टैग लगाएंगे, डेल टैग। सेम ऐसे ही मेरे पास होता है इंसर्टेड, यहाँ पे INS इसको बोलते हैं, इधर भी हेलो ही लिख देते हैं, रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो एक अंडरलाइन आ गया। अब जहाँ पे अंडरलाइन के लिए आप यूएल टैग भी यूज कर सकते हैं। अंडरलाइन का ना यू टैग होता है मेरे पास, इसको चेक कर लेते हैं, यही होगा। रिफ्रेश करो, तो ये देखो दोनों में से एक टैग लगा सकते हैं, या तो आप यू लगा दो अंडरलाइन के लिए, या आप इंस लगा दो, इंसर्टेड बोलते हैं इसको। आपकी मर्जी है, दोनों में से चॉइस आपकी है। एक होता है सब, एक होता है सब। सब स्क्रिप्ट एंड, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे सब स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। रिफ्रेश करो, दोनों में से डिफरेंस क्या होगा इसको हम बाद में देखेंगे। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स, इधर लिख देते हैं, सेव करो। एक्स मैंने बाहर लिख दिया, टू इसके बीच लिख दिया, इसके पैर के बीच आ गई, फूटर में आ गया टू। अगर आपने एक्स स्क्वायर बनाना है तो मैं जहाँ पे यूज करूंगी एक्स
SUP सबस्क्रिप्ट होता है, एक सबस्क्रिप्ट। अब देखो H2O का फॉर्मूला क्रिएट करना है, तो ये देखो 2 ऊपर चला गया। अगर आपकी कोई मैथ्स की एक वेबसाइट है, वहां पे आपने फॉर्मूलाज शो कराने हैं, तो आप ये दोनों टैग यूज करेंगे। ए स्केयर प्लस बी स्केयर ऐसा कुछ आपने क्रिएट करना है। ये हमारे कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स हैं जो आपके लिए कंपलसरी है जानने, ये हो गए कंप्लीट। अगर आपने कमेंट ऐड करनी है, मेरे पास मान लो ये वाला कंटेंट मैंने कमेंट में ऐड करना है, कहाँ से लेके, इधर से लेके इधर तक। मैं नहीं चाहती कि ये एग्जीक्यूट हो। कमेंट में लगाने का मतलब है जहां पर वो शो नहीं होगा, इधर आपके पास पूरा कंटेंट रहेगा, लेकिन ब्राउजर पे जाके आउटपुट में शो नहीं होगा। हम कमेंट ऐसे लगाते हैं। तो ये होता है मेरे पास कमेंट लगाने का तरीका। ये वाला जो है इसको आपने उठाना है, Ctrl+X करो। इसको मान लो हमने जहाँ पे बंद करना है, जैसे के बीच लगा देते हैं। इधर मैंने हेलो लिखना है, हेलो। और वो वाला जो इसको बंद करना है, ऐसे बंद किया जाता है, लेकिन पहले हम इसको सेव कर देते हैं, हेलो। तो जहाँ पे हेलो ऐसे नजर आ रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि मेरे पास जो हेलो लिखा है ना, ये कमेंट बॉक्स में आए, एग्जीक्यूट ना हो, ना ही एग्जीक्यूट हो, ना ही हमारे ब्राउजर पे शो हो। यहाँ पे बस आके ये नॉट का एक सिंबल है, इसको प्रेस कर दो। अब देखो इसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब है ये कमेंट है। देख के ही हमें पता चल जाएगा कि ये कमेंट है। इसको रिफ्रेश करो। अब यहाँ पे वो नजर नहीं आएगा, इधर तो लिखा है लेकिन वो उधर हमारे पास आउटपुट में नजर नहीं आएगा। मल्टीपल कमेंट्स ऐड करने हैं, Ctrl+X करो। यहाँ पे देखो पूरा कंटेंट इधर आ गया, कमेंट में आ गया। जिधर आप इसको जाके बंद करेंगे ना, ये बंद कर दिया पूरा कंटेंट। अब ये कमेंट बॉक्स में रहेगा। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो कुछ भी नजर नहीं आना। कंटेंट मैंने लिखा है फिर भी यहाँ पे नजर नहीं आएगा। थोड़ा सा ऐड करना है, इसको मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। इसको रिफ्रेश करो, थोड़ा कंटेंट नजर आएगा, बाकी हाइड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कमेंट कैसे ऐड करने हैं। अब ऐसे ही हमारे पास कलर नेम होते हैं, ये सारा कोड हटा देते हैं। कुछ हमारे पास HTML में कलर्स नेम होते हैं बाय डिफॉल्ट, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। वैसे तो रेड ग्रीन ये सब होते ही हैं, लेकिन इनके अलावा हमारे पास कुछ कलर होते हैं। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी H1 लगा देते हैं। वैसे तो ये CSS का पार्ट है, लेकिन जो कलर है ना हमारे पास वो HTML के है। तो मैं जहाँ पे ऐड करूंगी स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जहाँ पे हम लिखेंगे, जो कलर नाम है ना, ये हमारे पास कुछ बाय डिफॉल्ट होते हैं। टोमेटो कलर इसको बोलते हैं। रिफ्रेश करो और इसके अंदर कुछ कंटेंट लिख देते हैं, हेलो। तो ये एक कलर होता है। अब देखो यहाँ पर ये कलर है, इसका फिक्स है, कलर नाम ये फिक्स है। ऐसे ही हमारे पास टोटल है 2 3 4 5। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ कलर नेम चेंज करना है। मैंने ऑरेंज लगाना है, तो मैं जहाँ पे ऑरेंज लिखूंगी। एक मेरे पास होता है ग्रे कलर, ऐसे। ये होता है कि आपने नाम के साथ कोई कलर यूज करना है, तो मैं जहाँ पे ये वाला लगा दूंगी। एक मेरे पास लाइट ग्रे आएगा, लाइट ग्रे। ये हो गए मेरे पास कलर नेम। इसको रिफ्रेश करेंगे। ये कुछ कलर होते हैं जो बने बनाए मिलते हैं। एक हमारे पास कलर लगाने का तरीका होता है HSL के साथ। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, इसको हम CSS में जाकर स्टडी करेंगे। HSL के साथ लगाते हैं। एक होता है हेक्स में लगाना है, RGB में लगाना है, रेड ग्रीन ब्लू ऐसे कुछ लगाते हैं, ठीक है। ये सारे कलर्स लगाने के लिए एक तरीके हैं जो हम CSS में जाकर स्टडी करेंगे। अब जहाँ पे बारी आती है, इधर लगा देते हैं H1 में CSS टाइप्स। 3 टाइप की हमारे पास CSS होती है, उसको HTML में कैसे यूज करते हैं, 3 टाइप की कौन कौन सी है, इसको लगाना कैसे है, सब कुछ इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास पहली टाइप आती है इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS लगाते कैसे हैं, मैं जहाँ पे H1 पे लगा देते हैं। मान लो मैंने जहाँ पे इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 2 तरीके हैं, मैं डायरेक्ट इसको बोलूंगी। कलर लगा देते हैं, कलर। जैसा करते हैं, चलिए इसी पे लगा देते हैं। सबसे पहले ना हम इन लाइन ही करेंगे, इन लाइन CSS। इन लाइन का मतलब होता है, जे मेरे पास एक लाइन लिखी है ना, इसी के अंदर मैं CSS ऐड कर दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, स्टाइल इज इक्वल टू, इसका कलर चेंज कर दो रेड। ये होती है इनलाइन CSS। अब इसका कलर रेड हो जाएगा। ये देखो कलर रेड हो गया। इनलाइन CSS है मेरे पास, जो कोड लिखा है ना उसी के अंदर जहां पे लगा दी इनलाइन। एक होती है हमारे पास इंटरनल CSS। इंटरनल CSS होती है इसी पेज के अंदर। मैंने जे एक पेज डॉक्यूमेंट क्रिएट किया ना, index.html का, इसी के अंदर CSS फाइल ऐड करनी है। तो जहां पे हम कैसे लगाते हैं, हेड सेक्शन पे लगाना होता है अपनी, जहां पे स्टाइल टैग यूज किया जाता है।
इसके अंदर मान लो H1 पे लगाना है, तो मैं जहाँ पे H1 लिखूंगी, बैकग्राउंड कलर मैंने इसका ग्रीन करना है। तो ये होगी हमारी इंटरनल CSS एक पेज के अंदर। तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। एक होती है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जैसे ये वाली मैंने बताई, यहाँ पे एक अलग से फाइल क्रिएट की जाती है, H1 में जाके आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। बैकग्राउंड कलर इसका येलो कर देते हैं। सेव किया, उसको आपने अपनी फाइल के अंदर ऐड करना होता है। तो यहाँ पे कैसे लगाते हैं, हेड सेक्शन में लिंक सेम रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट, href इज इक्वल टू आपके पेज का नाम, abc.css मेरे पेज का नाम है। और जे वाला जहां से हटा देते हैं, क्योंकि मैंने उधर बैकग्राउंड कलर ऐड किया ना। H1 पे अगर आपने बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी लगाई है ना, फिर से आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ना लगाओ। मतलब अगर एक बार बैकग्राउंड कलर आपने चेंज कर दिया ना, अगर फिर से बैकग्राउंड कलर दूसरी CSS में जाके लगाएंगे, वो अप्लाई नहीं होता। अब ये तो हो गई हमारी CSS सारी की तीन ऐड हो गई CSS। अब हमने यहाँ पर है ना एक जे आइकन लगा हुआ है, इधर आइकन होता है, यूट्यूब ओपन करेंगे यूट्यूब का आइकन होता है, तो उसको हम फैब आइकन बोलते हैं। HTML में जाके इसको फैब आइकन बोलते हैं। ये चेंज कैसे किया जाता है, हेड सेक्शन में आना है। हेड सेक्शन में आके आपने एक कोड लिखना है, एक ही लाइन का होता है, हर एक वेबसाइट पे आना है। ये वो लोगो होता है एक वेबसाइट का लोगो। अगर यूट्यूब का यूट्यूब की हमने वेबसाइट ओपन किया, वहां पे यूट्यूब का लोगो होता है, ठीक है। तो हर एक वेबसाइट का एक लोगो होता है। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी REL, रेल इज इक्वल टू आइकन, आइकन लिखना है आपने। टाइप इसकी क्या रहेगी, इमेज, मेरे पास इमेज होगी एक, इमेज एक्स आइकन, ये हो गया। अब जहाँ पे href इज इक्वल टू एक नाम देना है, मेरे पास href मेरे जो इमेज है ना, इन्हीं में से यूज करेंगे। href में आपकी इमेज का नाम आएगा, img2 लिख देते हैं, .png, पहले इसको सेव कर देते हैं, रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो आइकन लग गया। तो ये लोगो होता है, आपकी पूरी वेबसाइट पे एक लोगो नजर आएगा, बस वही लोगो लगाया जाता है जिसको फेव आइकन बोलते हैं। अब इसकी कोई भी हाइट विड्थ नहीं होती, आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। हाइट विड्थ इसकी बाय डिफॉल्ट इन्होंने सेट की होती है, इसीलिए यहाँ पे जाके लग गया। इतनी ही इसकी हाइट विड्थ रहेगी, ठीक है। तो इसको अभी लगा रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं एक टेबल, ये हटा देते हैं। बॉडी सेक्शन में आना है। HTML में टेबल का तो बहुत बड़ा रोल है, बहुत कुछ हम इसमें ऐड करते हैं। टेबल का क्रिएट कैसे करना है, पहले टेबल आता है हमारे पास टैग TR, टेबल रो। एक रो हमने क्रिएट करनी है, रो के अंदर TH, उसके हेडिंग क्या होंगे। तो हेडिंग मेरे पास यहाँ पे एक ऐसा करते हैं, टेबल इधर कर देते हैं ओपन, जहाँ पे जाके हम टेबल लिखते हैं, टेबल इन HTML इमेजेस। हम डिजाइन देखेंगे जहाँ पे इमेजेस, तो ये होता है हमारे पास टेबल। ऐसे टेबल क्रिएट करने, ये हमारे पास एक बेसिक टेबल होता है जो ज्यादातर हम यूज करते हैं। ऐसा टेबल क्रिएट करना है। ऊपर ये लिखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखा है, ये फायरफॉक्स लिखा है, क्रोम लिखा है, सफारी, जितने भी जहाँ पर ब्राउजर नेम लिखे हैं ना, ये हमारे पास ये एक रो होती है TR। तो TR यहाँ पर मैं लिखूंगी नेम, हेडिंग के अंदर नेम क्लास, स्टूडेंट का बना देते हैं नेम क्लास। एक यहाँ पे मेरे पास आएगा रोल नंबर, सेव करो, इसको रिफ्रेश करो। तो ये एक टेबल क्रिएट हो गया ना, नेम क्लास रोल नंबर। अब यहाँ पे इसके अंदर डेटा ऐड करना है, तो ये वाली TR जहाँ पे खत्म होगी, एक नई TR टेबल रो हम क्रिएट करेंगे। TD यहाँ पे लिखेंगे, TD के अंदर आपने कोई डेटा लिखना है, ABC नाम होगा इसका। जहाँ पे नेम लिखा है, नेम के नीचे यहाँ पे ABC लिखा नजर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे TD लिखना जरूरी है, टेबल डेटा ऐड करना है, क्योंकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। एक क्लास लिखनी है, तो मैं यहाँ पे MCA क्लास लिख देती हूँ। रोल नंबर ऐड करना है, तो ये आ गया रोल नंबर, इसको करो रिफ्रेश। ये एक टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको हम बेसिक टेबल क्रिएट करना बोलते हैं। एक तो ये आइडिया है हमारे पास, तरीका है। फिर से एक नया डेटा ऐड करना है और स्टूडेंट ऐड करने हैं, बस इसको कॉपी कर लो, TR को कॉपी करो, पेस्ट करो, हमारे पास दो रो क्रिएट हो जानी है, दो रो। ये हो गया मेरे पास रेडी। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आती है, मान लो यहाँ पे मैं लिखूंगी, रो के ऊपर लिखूंगी कॉल स्पैन, इसको हम कॉल स्पैन बोलते हैं, कॉल स्पैन। यहाँ पे शायद स्पेस आएगी, ऐसे ही करा देते हैं, कॉल स्पैन इज इक्वल टू, मैं जहाँ पे अगर 3 लिख दूं, पहले टेस्ट कर लेते हैं क्या प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम इसका बॉर्डर वगैरह भी ऐड करना है। जहाँ पे एक L हटा देते हैं,
कॉल स्पैन 3 मैंने लिखा, इसकी लुक आपने चेंज करनी है तो ये पता कैसे होगा, टेबल को एक बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 ऐड कर देते हैं, रिफ्रेश, तो बॉर्डर लग गया ना। देखो इसके अंदर हमने कॉल स्पैन लिखा है तो मैं जहाँ पे रो स्पैन लिख देती हूँ। ये दोनों काम कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं टेबल को, पहले जहाँ पे 2 लिख देते हैं वैल्यू। ये कैसी लुक को क्रिएट करके देगा, यहाँ पे देखो ये इतना बड़ा है, एक सेल इतना बड़ा है, जहाँ पे ऐसे है सेल, इधर देखो ये सेल इतना बड़ा है, इसको हम रो स्पैन एंड कॉल स्पैन के साथ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। 3 तो 5 है टेबल, 4 5, यहाँ पे भी 5। मैं चाहती हूँ कि हमने रो एंड कॉलन को एक दूसरे के बीच मिक्स करना है, तो हम क्या करेंगे, जे वाला रो स्पैन लिखा हुआ है ना, इसको उठाएंगे, कंट्रोल एक्स करो, जहां पे आपने किसी भी हेडिंग के ऊपर लगा देना, कंट्रोल बी, रोज हमने 2 वैल्यू लिखी है, रो स्पैन 2। अब देखो 2 मतलब एक, दो, दो रो को इसने एक के बीच मिक्स कर दिया। अगर हम 3 लिख देते ना, जितने भी हमारे पास है 3, रिफ्रेश करो, अब जहाँ पे इधर तक आ जाएगा, अब ऐसी लुक आ गई। सेम ऐसे ही आप इधर ऐड करो, रो लिखा है तो कॉलन ऐड कर सकते हैं। तो हम जहाँ पे दूसरी रो पे चलते हैं, मैंने जहाँ पे लिखना है पहले लिखा है रो स्पैन, अब जहाँ पे कॉल स्पैन ऐड करेंगे 2 लिख देते हैं, कॉलन को इसने मर्ज कर देना है। कॉलन कहाँ पे लगाया है, तो यहाँ पे देखो ABC, इसके कॉलन यहाँ पे मर्ज हो गए। आप कोई भी लुक क्रिएट कर सकते हैं टेबल की, 2 नहीं लगाने, आप 3 लगा दो, 3, इसको करो रिफ्रेश। अब देखो 3 यहाँ पर मेरे पास कॉलन मर्ज हो गए। ये हमारे पास होता है बेसिक एक टेबल क्रिएट करने का तरीका, CSS ऐड करके जैसा मर्जी इसको लुक देते जाओ। ऐसे ही हमारे पास एक लिस्ट होती है, लिस्ट क्रिएट करनी है तो लिस्ट की 2 टाइप होती हैं, इसको हटा देते हैं। एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। कौन सी क्रिएट करनी है वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करेंगे अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर का मतलब होता है कि पहले क्रिएट कैसे करनी है वो देखो, LI टैग के बीच में जहाँ पे आइटम 1 लिख देती हूँ, ये होता है अनऑर्डर लिस्ट। आपने इसका टैग लगाना होता है, उसके बाद LI टैग लिस्ट आइटम, इसको पहले रिफ्रेश करो। अनऑर्डर लिस्ट के बीच नंबरिंग नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ सिंबल यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको एंटर करती जाऊँ ना, कोई भी नंबरिंग नहीं होनी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे मुझे यहाँ पे नंबरिंग शो हो, 1 2 3 ABC ऐसे शो हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट बना देना, OL ऐड कर दो, OL, रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 लिखा नजर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं इसकी टाइप चेंज करनी है, मैं यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू मान लो A लिख देती हूँ, सेव करो, रिफ्रेश करो, ABC लिखा नजर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि कैपिटल में लिखा हो, कैपिटल A लिख दो, कैपिटल में नजर आएगा ABC। अगर आप चाहते हैं रोमन रोमन में करना है तो जे वाला लगा के देख लेते हैं, रोमन के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, तो यहाँ पे जे नहीं आएगा। रोमन के लिए हम ऐड करते हैं, रोमन के लिए हमें जे वाला सिंबल है, लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। रोमन भी ऐड कर सकते हैं, ABC भी हो गया। यहाँ पे 1 2 3 मैं चाहती हूँ यहाँ पे 3 लिखा नजर आए, टाइप इज इक्वल टू 3, इसको रिफ्रेश करो। अगर आप 3 तो नहीं आया, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं D लिख देते हैं, ऑर्डर लिस्ट में D से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे ये वर्क ही नहीं कर रहा। जहाँ पे टाइप होगी D तो ये A से ही स्टार्ट करेगा, तो रहने देते हैं। यहाँ पे ABC ही आएगा। अगर आप स्मॉल ABC या ऐड कर सकते हैं या कैपिटल में, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे J कैपिटल I है तो यहाँ से रोमन आ जाएगा, कैपिटल I हम प्रेस करेंगे तो रोमन आ जाएगा। ये देखो, अगर आप स्मॉल I करेंगे तो रोमन स्मॉल में आ सकता है। इसको रिफ्रेश करो तो यहाँ पे स्मॉल में आ गया, 1 2 3 4। ये होगी हमारी ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट की भी टाइप्स होती हैं, यहाँ पर UL लगाओ। मैं चाहती हूँ टाइप इसकी एक होती है मेरे पास सर्कल की, सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, एक डिस्क होता है। तो ये सर्कल आ गया इसकी टाइप। एक होती है मेरे पास स्क्वायर की, तो मुझे जहाँ पे स्क्वायर नजर आना चाहिए, इसको रिफ्रेश करो, स्क्वायर आ गया। ऐसे ही डिस्क की होती है, तो जहाँ पे डिस्क लिखेंगे तो डिस्क में शो होगा, बाय डिफॉल्ट होता ही डिस्क है। तो यहाँ पे देखो सर्कल में आ गया डिस्क। तो ये होती है हमारे पास एक लिस्ट, अनऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट। तो इसको हटा देते हैं। अब बारी आती है मेरे पास, जब भी हमने HTML के अंदर CSS यूज करनी है ना,
हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम जहाँ पे टैग यूज़ करेंगे। बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम डायरेक्ट जहाँ पे लिख सकते हैं स्टाइल में जाके, यहाँ पे मेरे पास आ गया स्टाइल, स्टाइल बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, बॉडी बैकग्राउंड कलर रेड करना है। इसको हम सिलेक्टर बोलते हैं ज़्यादातर। इसको रिफ्रेश करो, ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसको हम सिलेक्टर बोलते हैं। सिलेक्टर मतलब बाय टैग। ये टैग है तो बस इसी को यूज करेंगे। H1 है, H1 का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या कलर चेंज करना है तो मैं जहाँ पे लिखूंगी H1। H1 का कलर चेंज कर दो तो जहाँ पे हम इसका कलर येलो कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया H1 बाय टैग, मैंने इसको यूज किया है तो H1 का कलर चेंज हो गया। जो भी होगा H1 वहां पे कलर चेंज हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ एट्रीब्यूट आते हैं। मैं चाहती हूँ कि H1 मेरे पास पूरी वेबसाइट में बहुत जगह यूज हो सकता है 10 मैंने हेडिंग ऐड किए हैं, 10 हेडिंग का मैंने अलग अलग कलर लिखना है। इसकी प्रॉब्लम क्या थी, H1 के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ और लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, सेव किया, एक बार मैंने इसका कलर येलो कर दिया तो जितने भी H1 हमारे पास टैग है ना उनका कलर येलो होता जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक आईडी लगा दें, आईडी इज इक्वल टू, इसका नाम है H1 लिख देती हूँ। आईडी नाम कुछ भी हो सकता है, आप ABC भी लिख सकते हैं। हैश टैग के साथ इसको हम यूज करते हैं। अब मैं बोलूंगी जो H1 आईडी है उसका कलर मैं यहाँ पर ब्लू कर देती हूँ। एक H1 को हमने आईडी लगा दी, इसका कलर हम ब्लू कर देंगे तो यहाँ पे एक का ब्लू आ गया, एक का मेरे पास कौन सा आ गया, ये वाला ब्लैक। बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है। अब जहाँ पर दूसरा जो है H1 उसको मैं आईडी फिर से कोई नई आईडी ऐड कर सकती हूँ, H2 लगा दो। H2 का कलर मैंने चेंज करना है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, इधर लिख दो H2। इसका कलर हम यहाँ पे लगा देते हैं, ग्रीन लगा देते हैं। अब आप बेशक 10 20 जितने मर्जी H1 ऐड करो, हर एक का कलर चेंज कर सकते हैं बाय आईडी। आईडी को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं, तो ये सिलेक्टर बोलते हैं इसको, सिलेक्टर या एट्रीब्यूट। सिलेक्टर आप या तो क्लास यूज कर सकते हैं या आईडी या फिर टैग। क्लास यूज करनी है सेम ऐसे ही, मैं यहाँ पर H1 एक और लगाती हूँ, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। इसको आप क्लास ऐड कर सकते हैं, एक क्लास नाम ऐड देना होता है, कोई भी नाम देना होता है। मैं यहाँ पर मान लो फिर से H1 लिख देती हूँ। अब क्लास को हम यहाँ पे यूज करते हैं डॉट के साथ, डॉट H1। जो मेरे पास H1 वाला डॉट H1 वाली क्लास जिसको लगाई है उस H1 का कलर, कलर हम लगा देते हैं, कोई कलर ही याद आ रहा, इसका कलर हम लगा देते हैं, वाइट कर देते हैं। चलिए रिफ्रेश करो, कलर वाइट होना चाहिए इसका। डॉट H1 जो हमने क्लास लगाई है, ये क्लास की स्पेलिंग गलत है, क्लास उसका कलर हो जाए वाइट। तो ये देखो वाइट हो गया। या तो आप बाय आईडी यूज करो, या तो पहले बाय टैग यूज करो, बाय टैग नेम H1 यूज करो डायरेक्ट, या आईडी यूज करो हैश टैग लगा के, या क्लास यूज करो डॉट लगा के। किसी भी कंटेंट को आईडी या क्लास हमने देनी होती है उसको बस CSS प्रॉपर्टी फिर लगाते रहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया का कोड, इसको हम हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। अब हमारे पास HTML में एक होता है आई फ्रेम, बहुत ही ज्यादा यूज होता है, इसको हम लगाते हैं ऐसे। पहले इसको सेव करो और इसमें इशू है ये वाला, इसको भी हटाओ। आई फ्रेम हमने लगाना है तो ये देखो आई फ्रेम लग गया। कोई भी आप इसमें ऑडियो वीडियो ऐड करना चाहते हैं, ज्यादातर ये वीडियो के लिए यूज होता है। आई फ्रेम के अंदर आप इसकी हाइट विड्थ मेंशन कर सकते हैं, एक सोर्स ऐड कर सकते हैं। सोर्स इज इक्वल टू, पहले हाइट विड्थ लगा देते हैं। मैंने जहाँ पे हाइट इसकी मेंशन करनी है तो मैं जहाँ पे स्टाइल टैग लगाऊंगी, स्टाइल इज इक्वल टू, हाइट लगानी है तो हाइट कितनी रखनी है, 300 पिक्सल तक। सेम ऐसे ही कॉमा लगा के विड्थ ऐड करनी है, विड्थ रखेंगे हम 300 ही रख देते हैं। इसको करो सेव, जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है 300 पिक्सल, ये वाला जो हमने लगाई हुई है, जैसा करते हैं इधर 300 पिक्सल है, इधर लगाओ कॉमा सेमीकोलन, अब सही है। इसको करो रिफ्रेश, तो यहाँ पे हाइट विड्थ चेंज होगी। अब इसके अंदर आपने कोई ऑडियो वीडियो ऐड करनी है तो हमें यहाँ पे एक यूट्यूब की वीडियो ऐड कर देते हैं। जहाँ पे आई फ्रेम के अंदर हम डायरेक्ट इसका लिंक कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। मान लो यहाँ पे मैं कॉपी करूंगी, ये वाला जो लिंक होता है, 2 लिंक हमें मिलते हैं जहां से, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। इसको रिफ्रेश करो, वो जो लिंक है उसको मैंने जहाँ पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया तो मेरे पास वीडियो जहाँ पे लगेगी नहीं, ठीक है। ऐसी लुक आएगी। इसके अंदर आप कोई इमेज की लोकेशन ऐड कर सकते हैं, कोई इंटरनेट से वीडियो ऐड करनी है वो लगा सकते हैं। आई फ्रेम लगाने का मेन मकसद है आपको एक एरिया मिल जाता है, इस एरिया के अंदर आप कोई वीडियो लगा सकते हैं, कोई इमेज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक इम्बेड का ऑप्शन होता है, आप डायरेक्ट जहां से भी लगा सकते हैं। शेयर पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पर आपके पास इम्बेड का होता है, इम्बेड। तो ये आपको आई फ्रेम मिल जाता है। ये देखो आई फ्रेम बना बनाया मिलता है, मतलब आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉपी करो इसको, ये वाला जो आई फ्रेम है इधर है ना मेरे पास, इसको हटा देते हैं। सेम वही आई फ्रेम ये हमें क्रिएट करके देते हैं विद लिंक। अगर हम वहां से लिंक कॉपी करते हैं वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराते, वो प्ले नहीं होती वीडियो। अब देखो जहाँ पे मेरे पास आ गई वीडियो, जहाँ से डायरेक्ट हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे प्ले करेंगे वीडियो प्ले हो जाएगी। तो ये होता है आई फ्रेम। आई फ्रेम जहाँ से लगा सकते हैं आप, उधर से कॉपी पेस्ट करो। ये वाला जो है इसको हम हटा देते हैं, जरूरत ही नहीं है। ये होता है आई फ्रेम। इसकी हाइट विड्थ ऐसे मेंशन कर सकते हैं। सोर्स के अंदर पूरा वो हमें एक लिंक बना के देते हैं, तो उन्होंने बना के देना है, इसीलिए हमारे पास अब वीडियो प्ले हो रही है। तो हम जो कॉपी करते हैं लिंक, वो आईडी के साथ होता है। जो हम जहाँ से सर्च बार से क्लिक कॉपी करते हैं वो वर्क नहीं करता, इसीलिए हम जहाँ पे इम्बेड का यूज करते हैं। आई फ्रेम को आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है कैसा कंटेंट ऐड करना है इसमें। आई फ्रेम को अब हम हटा देते हैं। अब बारी आती है, किसी भी टेक्स्ट को आपने रिस्पॉन्सिव बनाना है। मतलब H1 में मैंने हेलो लिख दिया, हेलो HTML। इसका मैं फॉन्ट साइज लिखना चाहती हूँ, इधर ही लगा देते हैं स्टाइल। CSS से चलिए ऐड कर देते हैं। इधर मैं लगाऊंगी स्टाइल। एक ऐड करेंगे H1। इसका फॉन्ट साइज मान लो हमने लगाना है 100 पिक्सल तक लगाना है फॉन्ट साइज। तो हम ऐसे ऐड करते हैं 100 पिक्सल। इसको करो सेव, रिफ्रेश। तो ये हो गया इसका टेक्स्ट। इसको इंस्पेक्ट करो, पहले चेक करो क्या ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो हम यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन ओपन करेंगे, तो ये रिस्पॉन्सिव है वैसे यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें और टेक्स्ट ऐड कर दूं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको, कॉपी पेस्ट, पेस्ट सेव करो। अगर ज्यादा कंटेंट हो जाए तो क्या करेंगे, तो ऐसे नजर आ रहा है। तो ये फिलहाल है रिस्पॉन्सिव। अगर रिस्पॉन्सिव ना हो तो हम पता क्या करते हैं, जहाँ पे फॉन्ट साइज लिखा है ना, हम इसको हटा के इधर एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। 100 पिक्सल नहीं लिखते हम, यहाँ पर लिखते हैं 10 VW या VH। यहाँ पे हाइट विड्थ अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव होता है। अब यहाँ पे इसको जैसे मर्जी एडजस्ट करो स्क्रीन को, जो टेक्स्ट है ना ऐसे ही ये एडजस्ट होता रहेगा। जहाँ पे मेरे पास मोबाइल स्क्रीन है वहां पे ये सेट हो जाएगा। तो ये एक रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होता है। अब जरूरी नहीं W लगाएंगे, आप यहाँ पे H लगा सकते हैं। हाइट अकॉर्डिंग, विड्थ एंड हाइट अकॉर्डिंग होता है, लेकिन हमने जहाँ पर हाइट अकॉर्डिंग नहीं लगाना, हमने विड्थ अकॉर्डिंग लगाना है। टेक्स्ट ज्यादातर हम विड्थ अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ताकि जहाँ पे इस स्क्रीन से बाहर ना चला जाए। तो विड्थ इसकी तरफ होती है। तो मैंने यहाँ पर W लिखना है ना कि H। इसके साथ हमारा पूरा टेक्स्ट रिस्पॉन्सिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है विड्थ के अकॉर्डिंग हमने इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। इसको हम बंद कर देते हैं। देखो जहाँ पे इतना बड़ा टेक्स्ट नजर आ रहा है ना, तो मोबाइल स्क्रीन पे तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, इसीलिए इसको रिस्पॉन्सिव बनाना जरूरी है। अब जहाँ पे हमारे पास एक होता है कोड, कोड टैग होता है। ये कब यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, जो आपने देखना है। लगाते कैसे हैं इसको, क्यों लगाते हैं वो देखो। मान लो जहाँ पे मैं लिखूंगी कोड के अंदर कोई भी वैल्यू लिख देती है, ABC इज इक्वल टू कोई वैल्यू लिख दी, सेव किया, रिफ्रेश करो। तो ये हो गया मेरे पास कोड। अब इसकी जो लुक है वो देखो, मैंने जहाँ पर कोड स्टार्ट किया, इसको इसके बीच चलिए कॉपी कर लेते हैं, ताकि आपको पता चले दोनों में से डिफरेंस क्या है। एक मैंने बाहर लिख दिया, एक टेक्स्ट मैंने कोड टैग के अंदर लिख दिया, दोनों में डिफरेंस देखना। ये है मेरे पास कोड टैग का एक कंटेंट, ये है विदाउट कोड टैग। इसको देख के ही पता चलेगा कि ये एक कोड है। मतलब अगर आपने यहाँ पे लिखना है कोड, हमारे पास कंप्यूटर कोड होते हैं ना, मैंने लिखना है एक ही वैल्यू क्या है, एक ही वैल्यू यहाँ पर कुछ 96 तक होती है। अगर हम कंप्यूटर कोड की बात करें, अगर आपकी वेबसाइट ऐसी होती है, कुछ वेबसाइट जहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की नॉलेज मिलती है, तो वहां पे मैं कोड यूज करूंगी। तो ये इसकी लुक से पता चल जाएगा कि ये एक कोड का एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम ऐसे कोड लिखते हैं, कोई भी वैल्यू इसके अंदर लिखेंगे ना उसकी लुक चेंज हो जाएगी। अगर आपने इसमें कोई सिंबल ऐड करनी है, ये कोड हो गया ना, ऐसे ही हमें यहाँ पर सिंबल ऐड करना है। तो मैं जहाँ पर मान लो H1 में लगा देती हूँ, कुछ सिंबल होते हैं, तो मैं जहाँ पर @ लिखूंगी। अगर हमें यूरो का लगाना है तो मैं जहाँ पे ऐसे लिखती हूँ। पहले इसको लगा के रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये आ गया सिंबल। सिंबल आप इसकी पूरी की पूरी लिस्ट जहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। इसको बंद कर देते हैं। पूरी लिस्ट क्या है आपको जहां पे मिल जाएगी, इधर आके आपने सर्च करना है HTML सिंबल लिस्ट, एंटर करो। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे, ये हो गए सिंबल। यहाँ से हम ये भी नहीं लगाएंगे, बैक चलते हैं।
इधर से नहीं देखेंगे, हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। वेबसाइट हमें देखनी पड़ेगी कौन सी है कि जहां से हमें पूरे का पूरे सिंबल्स मिल जाए। ये करेंसी है, हमने चलिए यहाँ से मिल ही जाएंगे वैसे तो। अब इनमें से मान लेते हैं हमने, चलिए एरो पे सिलेक्ट कर लेते हैं। एरो का सिंबल लगाना है तो जहाँ पे कोड मिल जाता है, ठीक है। कौन सा एरो लगाना है, जे वाला लगाना है या जे वाला, तो जे वाला कोड हम लगा सकते हैं। या जे वाला लगा दो या जे वाला, दोनों में से एक कोड चूज करो। कॉपी करना है, इधर आके बस पेस्ट कर दो, सेव करो, इसको रिफ्रेश करो तो ये कोड लग गया, ठीक है। तो ये ऐसे सिंबल, कोई भी सिंबल आप लगाना चाहते हैं, जहाँ पे चूज करो कौन सा सिंबल लगाना है, ऐसे लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही हमारे पास एक इमोजी होता है, इमोजी लगाने के लिए हमारे कोड दिए जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखना है, बैक जाके आप HTML इमोजीज टाइप करो। यहाँ पे HTML इमोजीज लिस्ट, तो हमने जहाँ पर पूरी लिस्ट निकालनी है, तो ये वाली जहाँ पे चलते हैं, पूरे कोड जहाँ से मिल जाने, ठीक है। ये है मेरे पास इमोजी से लगानी है। जहाँ पे जे वाला नहीं, ऐसे नहीं लगाएंगे वैसे तो, हमें इसका कोड चाहिए, तो ये कोड नहीं है। अगर जे वाला ही लगाएं तो ये कोड वर्क नहीं करेगा, एक बार ट्राई कर लेते हैं। नहीं तो हमारे पास ऐसा ही कोड चाहिए जैसे ये वाला लगाया हुआ है। इसको रिफ्रेश करो तो नहीं लगेगा, जे वाला कोड नहीं है। हम बैक चलते हैं, HTML इमोजीज हमें चाहिए, तो हम जहाँ पे HTML जे वाला देख लेते हैं। यहाँ पे करो क्लिक, इसको करो, ये रहा, तो जहां से कॉपी कर लो। ये वाला आपने इमोजी लगाना है, इसको कॉपी करो, जहां पे आके बस पेस्ट कर दो, सेव करो, इसको रिफ्रेश करो तो इमोजी लग गया। ऐसे ही हम कोई भी इमोजी से लगा सकते हैं, बस आपको जहाँ पे लिस्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि कोड हमें याद नहीं होते। तो ये लिस्ट हमें पूरी ऐसी बनी बनाई मिल जाती है, कौन सा इमोजी लगाना है बस वो आपने कोड कॉपी पेस्ट करना है। जरूरी नहीं H1 में लगाना है, आप P में भी लगा सकते हैं। जहाँ पे आके पेस्ट कर दो, इसको रिफ्रेश करो। आप इसको हाइट विड्थ भी दे सकते हैं। अगर मैं जहाँ पे जाके इसको बोलूँ स्टाइल इज इक्वल टू, इसकी हाइट चेंज करनी है मैंने, हाइट 200 पिक्सल तक रखनी है। इसको सेव करो, रिफ्रेश करो तो ये देखो, ये होगी इसकी बैकग्राउंड होगी ना। इधर चलते हैं, मैंने इधर ऐड किया हुआ है, इसको हटाओ पहले, इसको करो सेव। H1 के अंदर मैंने ये लगाया हुआ है, इसको हाइट हो गई, विड्थ 200 पिक्सल, इसको रिफ्रेश करो, हाइट 200 एंड विड्थ ये हो गई। कोई और तो नहीं, CSS की प्रॉपर्टी लगाई हमने। यहाँ से हटा के इधर ट्राई कर लेते हैं। H1 हमने जहाँ पे फॉन्ट साइज लगाना है, तो मैं वहां पे प्रॉपर्टी लगा रही हूँ हाइट विड्थ की। जहाँ पे फॉन्ट साइज आएगा 200 पिक्सल तक हम ऐड करेंगे। इसको रिफ्रेश करो, क्योंकि ये फॉन्ट है, फॉन्ट में आएगा। अब यहाँ पे देखो चेंज हो गया ना, आपने फॉन्ट साइज लगाने तो इसकी हाइट विड्थ अपने आप चेंज हो जाएगी। अब बारी आती है HTML में हमने कोई भी फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। टेबल फॉर्म ये तो कंपलसरी है, ये तो सब आपको आना ही चाहिए। यहाँ पे बॉडी सेक्शन में आना है और इसका एंडिंग टैग भी है। दो हो गए जहाँ पे। चलिए, फॉर्म क्रिएट करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्म टैग लगाना पड़ता है। फॉर्म के बीच एक होती है इनपुट फील्ड, इनपुट, इसको सेव करेंगे। अब देखना हमारे पास एक इनपुट फील्ड लग जाएगी, इसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट फील्ड लग गई, ये हो गया। एक आपने लेबल लगाना होता है, तो मैं जहाँ पे अगर लेबल लिखूं, लेबल, इसके बीच में लिखूंगी एंटर नेम, सेव करो, रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे एंटर नेम लेबल आ गया। सेम ऐसे ही आप क्लास वगैरह भी लगा सकते हैं। और ये जो टाइप लिखी हुई है, इसकी आप टाइप रखेंगे, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट रखेंगे। आप इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं पासवर्ड, यहाँ पे टाइप इसकी पासवर्ड रखो, सेव करो। इसकी टाइप बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, अगर टाइप आपने पासवर्ड रखी है तो पासवर्ड ऐसे हाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ईमेल रखूंगी, इसको सिलेक्ट करके ईमेल रखो,
तो ये एक वैलिडेशन लग जाएगी। जब तक हम @ नहीं लगाएंगे एक मैसेज आता रहेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी फिल करूंगी ना, अब देखो एक मैसेज आ रहा है ना हॉवर करने पे कि @ नहीं है इसमें। अब यहाँ पे @ ऐड कर दिया, वो मैसेज ही नहीं आएगा। ऐसे ही आपने टाइप ऐड करनी होती है। फॉर्म है, इसको एक आपने इसकी एक इसको लगाया जाता है टाइप इज इक्वल टू सबमिट। एक टाइप सबमिट लगाई जाती है फॉर्म की, क्योंकि डेटा हमें सबमिट करना होता है सर्वर पे। एक इसमें होता है एक्शन। अब ये एक्शन हम कब और कहाँ पे यूज करते हैं, तो मैं जहाँ पे एक्शन लिखूंगी इज इक्वल टू, इधर मेरे पास एक पेज का नाम हो सकता है abc.php के साथ, हो सकता है किसी भी पेज के नाम से हो सकता है। इसका मतलब है जब भी कोई बटन पे क्लिक करेगा डेटा सबमिट होगा, ये वाले पेज पे जो कोड होगा ना वो एक्शन में आ जाएगा। मतलब इस पेज में हमने बैकएंड लगाया होता है, ठीक है। इस पेज का नाम कुछ भी हो सकता है, बेशक पाइथन के साथ भी हो सकता है। तो हम ऐसे लगाते हैं, तो ये बैकएंड का काम है, आपने एक्शन लगाना होता है इसमें। ये तो हो गया मेरे पास, ये सिंपल है। इसको ये इनपुट है ना, इसकी टाइप अगर आप दे देते हैं, एक तो होती है टेक्स्ट ईमेल, एक होती है इसकी टाइप हमने चेक बॉक्स बनाने हैं। तो मैं जहाँ पे चेक बॉक्स लिखूंगी, चेक बॉक्स, तो यहाँ पे देखो चेक बॉक्स लग गया। अगर मैं जहाँ पे इसकी टाइप रेडियो कर दूं, बस टाइप के साथ ही सब कुछ चेंज करना है, टाइप इज इक्वल टू रेडियो, तो ये देखो रेडियो बटन लग गया। तो ऐसे ही बस टाइप चेंज करते जाओ। और जो इंपॉर्टेंट है, हर एक इनपुट फील्ड को एक नाम दिया जाता है, क्योंकि जब भी हमने बैकएंड सीखना है ना तब ये काम आएगा। नाम इसको देना होता है, मान लो जहाँ पे इसका नेम लिख देती हूँ, जहाँ एबीसी होगा, कुछ भी नाम होता है, बस आपने हर एक इनपुट फील्ड को एक नाम देना है, तो ये कंपलसरी है। नाम देने के बाद हम जहाँ पे ऐड करने वाले हैं अभी, हमने सबमिट करना है, वो भी हो गया। इसके अंदर ऐड करेंगे नेक्स्ट, टारगेट लगा देते हैं। एक मेरे पास वैल्यू होती है टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक। इंटरव्यू में काफी ज्यादा पूछने वाला जो क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, टारगेट ब्लैंक लगाने, तो मैं इसको हटा देती हूँ। ये टारगेट ब्लैंक ना हम लिंक पे लगाते हैं ज्यादातर, जो हमारे पास लिंक होता है या फॉर्म एक्शन है, यहाँ पे लगेगा, जहाँ पे लगेगा टारगेट इज इक्वल टू, जहाँ पे लगेगा ब्लैंक, ऐसे। तो जहाँ पे नहीं लगेगा इधर, तो मैंने ऐसे ही लगाना बताया है। हमने जहाँ पे लगाना है फॉर्म के ऊपर। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर एंकर टैग ओपन करती हूँ, इधर लिख देते हैं www.google.com ही लगा देते हैं, सेव करो। तो ये एक मेरे पास लिंक क्रिएट हो गया। पहले इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, लिंक के ऊपर हम लिख भी देते हैं कुछ, गूगल। टारगेट ब्लैंक का मतलब क्या है वो हम देखेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गूगल ओपन हो गया। कहाँ पे ओपन हुआ, इसी पेज पे। जब आप चाहते हैं कि सेम टैब पे ओपन होना चाहिए नया पेज, तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक हो, दूसरे पेज पे जाके शो हो, जहाँ पे आप लगाएंगे ब्लैंक। सेव करो, इसको रिफ्रेश करो। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, मेरे पास यहाँ पे टारगेट ब्लैंक वर्क करना चाहिए। टारगेट ब्लैंक हमने लगाया, सेव कर देते हैं फिर से। ये नई टैब में जाके ओपन होना चाहिए, टारगेट ब्लैंक इधर ही ओपन हो गया। एक बार देख लेते हैं, हमने कोड तो बिल्कुल सही लगाया है, स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें बस, और कुछ भी नहीं। टारगेट आएगा, इसको सेव करो। यहाँ पे क्लिक करेंगे, नई टैब में जाके ओपन होगा। अब सही है। अब यहाँ पे देखो, इधर ओपन नहीं होना चाहिए। जब भी कोई बंदा, कोई भी यूजर आएगा हमारी वेबसाइट पे, किसी भी लिंक पे क्लिक करेगा, वो नई टैब में ओपन होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे टारगेट ब्लैंक लगाएंगे, जैसे हमने लगाया। ये देखो टारगेट ब्लैंक, बस यही ऐड करना है आपने। ये हो गया हमारे पास टारगेट ब्लैंक भी रेडी। ये ज्यादातर हम यहाँ पे लगाते हैं जब कोई बंदा सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेगा ना, तो एक फॉर्म हमने क्रिएट करना है, लास्ट में एक बटन होता है, बटन के ऊपर सबमिट लिखेंगे, और इस बटन की टाइप में हम लिखते हैं सबमिट। सबमिट, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो हमारा फॉर्म सबमिट होगा। रिफ्रेश करो, यहाँ पे सबमिट किया जाता है डेटा। अब देखो सबमिट हो गया, सेम पेज रिफ्रेश हुआ ना, और जहाँ पे आ गया, इसको इधर से चलते हैं, सबमिट किया तो यहाँ पे पेज रिफ्रेश हो गया, और यूजर जहाँ पे ही है। अगर आप यहाँ पे टारगेट ब्लैंक लगाते हैं, अ, हमने लगाया है यहाँ पे टारगेट ब्लैंक, तो अगर कोई भी आप यहाँ पे पेज रखेंगे, यहाँ पे एक पेज रखना है कोई भी नाम, तो वो दूसरे ब्राउजर पे जाके ओपन होगा और उस वाले पेज पे चला जाएगा सबमिट करने के बाद। इसीलिए हम यहाँ पे टारगेट यूज करते हैं। अब इस फॉर्म में दो एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा मेन होते हैं।
एक होता है जहाँ पे टारगेट हम हटा देते हैं, एक्शन लगा रहते हैं, इसका नाम होता है मेथड। मेथड इज इक्वल टू जा तो होता है गेट, जा होता है पोस्ट। तो ये वाले जो बटन वगैरह इसको रहने देते हैं, टाइप इसकी सबमिट टेक्स्ट कर देते हैं, इसको करो सेव, इसको करो रिफ्रेश। यहाँ पे कुछ भी फिल करना है, इधर कोई भी यूजर अपना फॉर्म फिल करेगा, सबमिट करेगा, ठीक है। तो मैंने कुछ भी फिल किया, सबमिट किया, फिर से रिफ्रेश करते हैं, इसको बंद कर दो, इसको भी बंद करो, इसको रिफ्रेश करो। जहाँ पे आपने कुछ फिल किया, सबमिट किया, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इधर मैंने जो भी फिल किया है, फिर से करते हैं, वापस चलते हैं, जहाँ पे मैं फिल कर रही हूँ कुछ भी, ये फिल किया, सबमिट किया, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इधर मेरे पास वैल्यू आ रही है। ये सब पॉसिबल है गेट के साथ। अगर आपने गेट लगा दिया, आपकी वेबसाइट फेल हो जाती है वहां पे, क्योंकि मुझे जहाँ पे सारी की सारी वैल्यू नजर आ रही है। मैंने यहाँ पे ईमेल पासवर्ड अगर लिखा हो, कोई अपनी ईमेल ऐड करेगा, यहाँ पे पासवर्ड कोई ऐड करेगा, मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा साफ साफ। तो ये सिक्योरिटी के खिलाफ है, हमें किसी की इन्फॉर्मेशन शो नहीं करवानी। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं पोस्ट। तो आपने यहाँ पे बस पोस्ट मेथड लगा देना है, रिफ्रेश करो। अब कोई भी यूजर जहाँ पे आके कुछ भी फिल करे, हमें नजर ही नहीं आना। यहाँ पे फिल किया, सबमिट किया डेटा, कुछ भी नजर ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने पोस्ट लगाना होता है, हमेशा पोस्ट ही यूज करते हैं। तो गेट नहीं लगाते फॉर्म के बीच, जब फॉर्म डेटा सबमिट करना है सर्वर पे। अब हम इसमें सीखने वाले हैं कैनवास, एडवांस हमारे टॉपिक है। कैनवास को हम HTML में कैसे लगाते हैं। कैनवास अगर आपको नहीं पता, हम इसमें ग्राफिकल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ग्राफिकल जैसे हमारे थंबनेल वगैरह होते हैं, ग्राफिकल इमेजेस वगैरह ऐड करनी है, ग्राफिकल टेक्स्ट आपने ऐड करना है, उसके लिए हम कैनवास यूज करते हैं। तो यहाँ पे लगाते कैसे हैं, कैनवास ऐड करना है, इसको सेव करो। अगर आप पहले ऐसे ही लगा देते हैं, इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे बैक चलते हैं, जो फॉर्म का इशू है इसको बैक करो, रिफ्रेश करो। तो ये मेरे पास कैनवास से एक टैग होता है, आप इसमें इसको ऐसे ही लगाना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। कैनवास के बीच इसकी हाइट विड्थ मेंशन करनी है 300, विड्थ ऐड करनी है 300 ही कर दो, रिफ्रेश करो। पिक्सल ना भी लिखो तब भी ओके है, रिफ्रेश। कैनवास हमारे पास बॉडी सेक्शन में है, कैनवास सही तो है, ऐसे ही आना चाहिए। ऐसा करते हैं, जहाँ पे हमने स्टाइल लगा देते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू, एक बॉर्डर लगाओ 1 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का लगा देते हैं, ताकि हमें कैनवास से सामने से नजर आए किधर बना है। तो ये हो गया कैनवा, आपको एक एरिया मिल जाता है। अब इसके अंदर आप कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफिकल कंटेंट, जैसे सर्कल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, शेप्स आपने ड्रॉ करनी है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं, ये वाला जो है स्टाइल फिलहाल जहां से हटा देते हैं, कुछ भी नहीं करना। इसको ज्यादातर हम यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट में। तो मैं आपको 5 एग्जांपल क्रिएट करके दिखाऊंगी। इसको एक आईडी देनी है, कैसे यूज करते हैं, आईडी इज इक्वल टू कैनवास आईडी, हम यहाँ पे लगा देते हैं, नाम देना है कोई भी, कैनवास यूज कर देते हैं। स्क्रिप्ट टैग हम यहाँ पे लगाएंगे, एडवांस है तो यहाँ पे मैं जावा स्क्रिप्ट ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हमने इसको बताना होता है, नाम देना है कोई भी। रेक्टेंगल मैंने क्रिएट करना है, तो मैं REC नाम इसको बोल रही हूँ। ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है, फिलहाल आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ पे इसको गेट कर लेती हूँ आईडी को, कौन सी, कैनवास, कैनवास आईडी है, तो यहाँ इसका नाम चेंज कर देते हैं, कर देते हैं आईडी का नाम RE। इसके अंदर शेप्स कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लेते हैं। सिटी कॉन्स्ट, इसका नाम हमने देना है रेक्ट, या CTX नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू, इसको हमने बताना होता है REC डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। 2D में होता है, जो कैनवास का कंटेंट होता है वो 2D में होता है, तो 3D में हम इसको क्रिएट नहीं करते। जो मेरे पास CTX है उसको हम यूज करेंगे डॉट फिल करने के लिए स्टाइल, फिल स्टाइल मतलब बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लू कलर लगा दो। कोई भी कलर लगाना है तो बैकग्राउंड इसका ब्लू आएगा। यहाँ पे मेरे पास आएगा CTX डॉट फिल करना है रेक्ट को, फिल रेक्ट। अब यहाँ पे कोई कलर आएगा, एक यहाँ पर कलर नहीं, यहाँ पे मैं उसका साइज मेंशन करूंगी। पहले क्रिएट कर देते, फिर मैं दिखाऊंगी कैनवा क्रिएट होता कैसे है। रिफ्रेश करो, तो ये मेरे पास एक स्केयर बन गया। तो रेक्टेंगल क्रिएट करना है, जो स्केयर क्रिएट करना है, आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, हाइट विड्थ है जी, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कलर ब्लू लिखा हुआ है, और इसने कौन सा ऐड किया है, ब्लैक। तो हमारे पास कंप्लीट इसको मिला नहीं कलर, स्टाइल के स्पेलिंग गलत है।
फिल स्टाइल होता है बैकग्राउंड कलर। अब सही है। तो ऐसे आप इसके अंदर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपने कलर क्रिएट सर्कल क्रिएट करना है तो ये वाला लिखा हुआ है अर्क हम यूज करते हैं। अर्क को हम ना जहाँ पे एक बॉर्डर भी लगा ही देते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर का लगा देते हैं, ताकि हमें जहाँ पे नजर आए कैनवास के बीच कंटेंट जा रहा है। अब देखो कैनवास के बीच है, ठीक है। आपने सर्कल क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब हटा देंगे। 2D तक सेम रहेगा, बस यहाँ पे हमने एक बनाना है CTX डॉट। बिगिन किया जाता है पाथ को। बिगिन पाथ का मतलब है जहाँ पे ड्रॉ करना वो स्टार्ट करेगा। CTX डॉट अर्क को हम सर्कल बोलते हैं। मैंने अर्क क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे सर्कल ऐसे लिखूंगी। इसके अंदर कोई वैल्यू लिखनी होती है तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेती हूँ। कोई भी वैल्यू लिखनी है जहाँ से फिर से सिलेक्ट कर देते हैं। ये वैल्यूज होती है जिसको यूज करके वो एक सर्कल ड्रॉ करेगा। और जहां पे हम लिखते हैं मैथ डॉट पाई, मैथ डॉट पाई को मल्टीप्लाई किया जाता है 2 के साथ, तो ये एक सर्कल ड्रॉ करने का फॉर्मूला बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला है। ये वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं, सर्कल क्रिएट करना कितना बड़ा करना है, लेकिन ये फिक्स है। जब भी सर्कल क्रिएट करना है इसका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। उसके बाद इसका कलर चेंज करना है। CTX डॉट फिल कर देते हैं। फिल करना है मतलब इसके अंदर कलर फिल कर दो। और CTX2 को हमेशा ही क्लोज किया जाता है। जैसे हमने स्टार्ट लिखा है बिगिन पाथ, ऐसे ही क्लोज पाथ होता है। पहले इसको रिफ्रेश करो, यहाँ से आके इसको रिफ्रेश करो तो सर्कल आ गया, ठीक है। तो फिल हो गया। फिल करना है मतलब अपने आप बाय डिफॉल्ट जो कलर होगा यहाँ पे आ जाएगा। यह पूरे का पूरा सर्कल बन गया। आप इसकी वैल्यूज चेंज करेंगे, यहाँ पे 200 कर दो, इसको रिफ्रेश करो तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू चेंज कर दो, 300 कर दो। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की पोजीशन होती है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, थोड़ी कर देते हैं। और ये जो वैल्यू इसको हम चेंज कर देते हैं 60। इसके साथ इसको आप बड़ा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। और बड़ा आपने सर्कल बनाना है तो 160 कर दो, बहुत बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया। देखो कैनवास के बीच ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा, स्क्रीन के बाहर नहीं आना, क्योंकि ये ग्राफिकल कंटेंट क्रिएट करने के लिए हम कैनवास ही यूज करते हैं, उसके बाहर नहीं। अब अगर आपने इसमें टेक्स्ट ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, जे वाला कोड हटा देंगे। CTX डॉट फॉन्ट लिखो। फॉन्ट इज इक्वल टू, जहां पे आपने वैल्यू लिखनी है मतलब उसका साइज क्या रहेगा, 30 पिक्सल तक रख देते हैं। देन CTX डॉट फिल करना है स्टाइल इज इक्वल टू ग्रीन कर देते हैं। कोई भी नाम दे दो, कलर का नाम। अब यहाँ पे लिखेंगे CTX डॉट फिल टेक्स्ट। इधर आपने टेक्स्ट लिखना है। क्या टेक्स्ट आप कैनवास के बीच एंटर करना चाहते हैं, हेलो कैनवास लिख देते हैं। हेलो कैनवास। पहले इसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश नहीं आया नजर। CTX हो गया, फॉन्ट हो गया 30 पिक्सल, फॉन्ट की स्पेलिंग भी सही है। साथ में इसकी पोजीशन सेट करके देखते हैं कि ये नजर कहाँ पे आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, रिफ्रेश करो तो यहाँ पे आ गया। तो ये वाली आपने इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 30 पिक्सल ज्यादा छोटा है, 60 पिक्सल तक करो। यहाँ पे फॉन्ट वाला अप्लाई नहीं हो रहा, CTX डॉट फॉन्ट करना है हमने 60 पिक्सल, सही तो है। फॉन्ट की स्पेलिंग भी सही है। 60 पिक्सल। यहाँ पे हमने एक फॉन्ट फैमिली ऐड कर देते हैं। जब भी हम कैनवास लगाते हैं ना, इसके साथ एक फॉन्ट फैमिली ऐड करनी पड़ती है। तो अब हो जाएगा, अब सही है। 60 पिक्सल तक इसको आप ऐसे लगा सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज, ये पोजीशन है एक्स एक्सिस से यहाँ पे इतना चाहिए। हम इसको माइनस में भी कर सकते हैं, तो एक्स एक्सिस से यहाँ पे लेफ्ट की साइड माइनस में हो जाएगी तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये देखो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ चला गया, तो इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। कैनवास के अंदर इमेज कैसे ऐड करनी है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि इमेज को हम डायरेक्ट नहीं लगाते। कैसे लगाते हैं, कॉन्स्ट क्रिएट करना है, IMG नाम का कोई भी नाम देना है। मैं जहाँ पे लिखूंगी न्यू इमेज। हम यहाँ पे डायरेक्ट पाथ लगा के सोर्स वगैरह लगा के नहीं इमेज ऐड कर सकते हैं, आपने ऐसे लगाना है। एक इमेज नाम का एक हमने क्रिएट करना है ग्राफ, इसके अंदर ये चेंज नहीं हो सकता, ना ही न्यू आपने चेंज करना है। ये नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इमेज IMG डॉट ऑन लोड, पहले इसको ऑन लोड पे बोलेंगे कि इसको वहां पे लगा दो जाके।
कैसे क्रिएट किया जाता है? जो मेरे पास इमेज, मेरे पास सी टी एक्स है ना, डॉट सी टी एक्स हमारा मेन वेरिएबल है, ड्रॉ कर दो हमें इमेज। इमेज को ड्रॉ करने के लिए इसको बोलना है कैसे, आई एम जी टैग हमारा वेरिएबल। तो यहाँ पे हम वैल्यूज लिखेंगे फिलहाल 300, यहाँ पे 400 लिख देते हैं, ये हो गई वैल्यूज। देन इसको हम यहाँ पे कर देते हैं इधर खत्म। जो मेरे पास आई एम जी है, सोर्स जब जब तक नहीं लगाएंगे तब तक इमेज ऐड नहीं होनी। सोर्स इज इक्वल टू, सोर्स है मेरे पास इसी वाले फोल्डर में है इमेज, ABC, क्या नाम है इमेज का, एक ही है तो ये लगा देते हैं, MM.jpg लगा देते हैं, .jpg। ये मेरे पास इमेज है, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। सेव करो, देन इसको रिफ्रेश करो तो इमेज लग गई, ठीक है। तो ये सब ऐड करना जरूरी है, नहीं तो आपके पास इमेज नहीं लगेगी। ये वाली जो है 300 400, आप यहाँ पे इसको 100 कर दो, रिफ्रेश, तो ऐसे आ गया। हाइट विड्थ है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को सेम कर दो तो ऐसे आ जाएगी। आपकी मर्जी है कहाँ पे कैसे लगानी है। ये 0 0 है, मैं जहाँ पे एक्स एक्सिस से इसको मूव करना चाहती हूँ 50 रख देती हूँ, तो एक्स एक्सिस से लेफ्ट साइड से ये मूव हो जाएगी थोड़ी सी, ये स्पेस आ गई ना, ऐसे इधर की तरफ लेके आनी है। ऊपर से आपने थोड़ा सा मूव करना है तो आप यहाँ पे वैल्यू लिख दो, रिफ्रेश, तो ऊपर से मूव हो जाएगी। कैनवास के बीच तो आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, गेम से इसी के बीच बनती है, बस यहाँ पे ग्राफिकल आपको क्रिएट करना आना चाहिए। ये हमारा कैनवास हो गया रेडी, सब कुछ इसमें लगाना सीख लिया है हमने। अब इसको हम हटा देते हैं जावा स्क्रिप्ट का भी कोड भी, ये भी हटा देते हैं। अब चलते हैं जहाँ पे कैनवास का साथ एक मिलता जुलता इसका भाई है, इसको हम एसवीजी बोलते हैं। एसवीजी भी हम ग्राफिकल के लिए यूज करते हैं, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक इसको बोलते हैं। तो हम इन्हें इसको लगाना कैसे है, अगर आप चाहते हैं कि कैनवास हमें पसंद नहीं है तो मैं जहाँ पे एसवीजी यूज कर सकती हूँ, इसको यूज करना भी आसान है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसवीजी, इसकी हाइट विड्थ मेंशन करनी है 200 तक रख सकते हैं, विड्थ हाइट भी कोई रख दो आप, 200 तक भी बेशक रख दो। एसवीजी के अंदर आप चाहते हैं कि रेक्टेंगल क्रिएट करना है तो मैं जहाँ पे रेक्ट लिखूंगी, रेक्ट, एक्स एक्सिस से आपने एक वैल्यू देनी है तो 50 पिक्सल तक मान सकते हैं। एक वैल्यू देनी है बाई एक्सिस से, इसको भी 50 रखेंगे। एक आपने इसकी हाइट विड्थ देनी है, 100 पिक्सल होगी विड्थ, हाइट भी हम 100 पिक्सल ही रख देते हैं, 100। देन इसको कर दो फिल, फिल मतलब इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा। सेव करो, सेव, तो ये एक मेरे पास ग्राफिकल कंटेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। ये एसवीजी के साथ आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये वैल्यू इसलिए है कि आपने इसको वहां से मूव करना है, ये जरूरी नहीं है। इसको हम हटा देते हैं, रिफ्रेश करो तो वहां पे आएगा नजर, ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर में। फिल करना है, यहाँ पे आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, हाइट विड्थ वगैरह। तो रेक्टेंगल क्रिएट करना बहुत आसान है इसमें। सेम ऐसे ही अगर आपने सर्कल क्रिएट करना है, सर्कल, अब जहाँ पे सर्कल ये वाला जो है CX आएगा इसमें, CX, यहाँ पे आएगा CY, और जहाँ पे हम क्या करेंगे, CY की वैल्यू हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इन सबको हटा दो। सर्कल कैसे क्रिएट होगा, सर्कल हम रेडियस को यूज करके क्रिएट करते हैं। CX की वैल्यू मैं जहाँ पे रखूंगी 100 रख देती हूँ, 100 के बाद जहाँ पे हम रखेंगे CY की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी सेम रख देते हैं 100। देन एक रेडियस देना है, रेडियस आप जितना देंगे सर्कल उतना इसके डबल बनेगा, 50 है तो 100 का सर्कल बनेगा, ठीक है। रेडियस है तो फिल लगा दो, इसका हम कलर रेड लगा देते हैं, रिफ्रेश करो तो ये सर्कल बन गया। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है चेंज कर दो, मुझे सर्कल छोटा लग रहा है तो मैं यहाँ पे 150 रखूंगी तो ये 300 तक सर्कल बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब हमने जहाँ पे वैल्यूज बिल्कुल सही देनी है, यही इसमें इशू होता है एसवीजी में। आपने देखना है क्रिएट कर करके, मुझे नहीं पता जहाँ पे सर्कल कैसे क्रिएट होगा, मुझे क्रिएट कर करके देखना पड़ेगा। मान लो जहाँ पे मैं 500 रख देती हूँ, यहाँ पे 500 रख दो, इसको सेव करो, सेव। अब यहाँ पे देखो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, सब कुछ सही है मेरे पास, सब कुछ ओके है, फिर भी नजर नहीं आ रहा। जहाँ पे बस यही इश्यू होता है, इसका कोड आपने क्रिएट करके देखना है। तो ये 50 है, इसको हम 80 कर देते हैं, रिफ्रेश करो तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। इसको हम इधर से मूव कर देते हैं, 150 करके देख लेते हैं।
इसका ना बहुत ही बड़ा कोड हमने क्रिएट करना होता है, ये छोटा सा ही है ना। पूरा सर्कल क्रिएट करने के लिए हमें बहुत सारी वैल्यूज ऐड करनी पड़ती है। तो ये कोड से बहुत ही ज्यादा, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए कि आपने सर्कल क्रिएट करना है, बहुत बड़ा सर्कल क्रिएट करना है या रेक्टेंगल क्रिएट करना है। उसके लिए ये कोड कहाँ से और कैसे लगाएंगे, आप इसको ऐड कर करके देखेंगे क्या आउटपुट आएगी। अब सिर्फ इतना सर्कल बना है तो ये सर्कल कैसे बनेगा वो हमें कोड ऐड करके देखना पड़ेगा। इसीलिए हम ज्यादातर कैनवास को ही यूज करते हैं, क्योंकि हमें जहाँ पे कोड नहीं पता होता, ये कोड आपको मिलेगा भी नहीं कहीं से। ये आपने खुद क्रिएट करना होता है कि यहाँ पे कैसी कौन सी वैल्यू ऐड करें, कहाँ से कौन सी वैल्यू आएगी। इधर से हमने कोई वैल्यू देनी है, फिर इधर से कोई वैल्यू देनी है, तब जाके एक सर्कल क्रिएट होगा। इससे अच्छा हम कैनवास यूज करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास एसवीजी एंड कैनवास। अब बारी आती है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया को हम कैसे ऐड करते हैं एचटीएमएल में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कोई वीडियो लगानी है तो मैं जहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ फिलहाल, सिर्फ वीडियो टैग में जहाँ पे ऐड करूंगी, रिफ्रेश करो तो ये कुछ भी नहीं आया। अब जहाँ पे हम ऐड करेंगे वीडियो, इधर मेरे पास ना एक कंटेंट होता है कंट्रोल्स का। पहले हम इसको हाइट विड्थ मेंशन कर देते हैं। हाइट इसकी हम रखेंगे 50 तक रख देते हैं। सेम ऐसे ही विड्थ रखेंगे 50। रिफ्रेश करो, कुछ भी नहीं नजर आया ना। अब देखो, सब कुछ इसकी एक लाइब्रेरी में ऐड होता है, उसको हम कंट्रोल्स बोलते हैं। बस कंट्रोल्स ऐड करना है आपने। रिफ्रेश करो तो ये देखो वीडियो का एक आइकन आ गया, इसको हम चेंज कर देते हैं 250 कर देते हैं, ताकि हमें पता तो चले इसमें ऑप्शंस क्या क्या है। 250 ऐड करो तो ये आ गया। ये कंट्रोल्स होता है, एक पूरी लाइब्रेरी है। लेकिन अभी इसमें कुछ भी वर्किंग नहीं है, ये देखो सब कुछ डिसेबल है ना, इसको प्ले कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ ऐड ही नहीं किया। कोई वीडियो ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वीडियो, यहाँ पे आएगा सोर्स। सोर्स इज इक्वल टू आपकी वीडियो कहाँ पे पड़ी है उसका सोर्स आएगा इसमें, बस इतना ही करना है। लेकिन साथ में एक टाइप ऐड करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टाइप वीडियो, अगर MP4 में है तो हम जहाँ पे MP4 ऐसे रखेंगे। देन सेव करो। मेरे पास एक देख लेते हैं वीडियो होगी आई थिंक, इसको यहाँ से एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर मिल गई कोई वीडियो तो ये है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं इधर से, छोटी सी वीडियो देख लेते हैं कोई। यहाँ पे मैंने एक वीडियो ऐड कर रही है, ये है एक वीडियो। लेकिन यहाँ पे मैंने वीडियो ऐड रखा है ना, जहाँ पे सोर्स आएगा, हमने जहाँ पे सोर्स ऐड करना है तो ये वाला नहीं आएगा। सोर्स ऐड करना है तो यहाँ पे रखेंगे सोर्स, क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है वो हम इसको बोलेंगे। इसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश हो गया। अब वीडियो आपने ऐड करनी है तो मेरे पास वीडियो है, उसका नाम है वीडियो, उसकी जो एक्सटेंशन है वो है वेब एम। अब यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन वेब एम लिखी है, और जहाँ पे मेरे पास वेब एम ही आएगा। इधर MP4 लिखा है ना, इधर मेरे पास वेब एम आना है। ये जरूरी है, जो भी आपकी वीडियो के एक्सटेंशन है ना, उसी एक्सटेंशन को आपने यहाँ पे रखना है। पहले इसको हम सेव कर देते हैं। वीडियो लगी, ठीक है। यहाँ पे आप इसको प्ले कर सकते हैं, प्ले करना है आप यहाँ पे इसको म्यूट कर सकते हैं। जहाँ पे मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस है, पिक्चर इन पे पिप पे आप इसको वॉच कर सकते हैं। हाइट विड्थ आप इसकी 100% रख सकते हैं। सेम ऐसे ही वीडियो लग गई हमारे पास, ऐसे ही एक ऑडियो होता है। ऑडियो, ऑडियो के अंदर भी जहाँ पे कंट्रोल्स होता है, कंट्रोल्स, जैसे ही आप कंट्रोल्स ऐड करेंगे ना, आपको जहाँ पे एक आइकन नजर आएगा, ये देखो ऑडियो का। इसके अंदर आपने एक ऑडियो ऐड करनी है, तो मेरे पास यहाँ पे ऑडियो है। इधर हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, और जहाँ पे मेरे पास आना है जूम, इन्हीं में से एक ऑडियो हम लगा देते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अपने फोल्डर पे जाना है हमने, यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, पेस्ट, और इसका नाम चेंज कर देते हैं, रीनेम कर देते हैं। इसका नाम AD रख देते हैं, AD। और जहाँ पे आपने ऑडियो लगानी है सेम ऐसे ही यहाँ पे सोर्स आएगा, कॉपी करो, जहाँ पे आके पेस्ट करो सोर्स। फाइल का नाम मेरे पास क्या है, AD, और इसकी जो एक्सटेंशन है वो है M4A। यही एक्सटेंशन इधर भी देख लेते हैं, सेम है M4A। और जहाँ पे मेरे पास सेम आएगा M4A, इसको करो सेव, इसको करो रिफ्रेश। नहीं अभी नहीं हुई, जहाँ से ये प्ले होने का ऑप्शन आएगा, अगर मेरे पास परफेक्ट लग गई। यहाँ पे क्योंकि इसीलिए नहीं लगी, मैंने जहाँ पे वीडियो लिखा है ना, इसकी टाइप ऑडियो है, तो आप जहाँ पे ऑडियो लगाओ।
हमें ना बेसिकली यहाँ पे MP3 की फाइल चाहिए। ऑडियो फाइल मेरे पास MP3 की नहीं है। ये मेरे पास है ऑडियो फाइल, वो वीडियो की ऑडियो है, इसीलिए मेरे पास MP4 आ रहा है ना। आपके पास MP3 हो, बस यहाँ पे MP3 लिखना है, इधर MP3 लिखना है। और यहाँ पे इधर मेरे पास MP3 की ऑडियो फाइल होनी चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास MP3 की। तब जाके मेरे पास पूरी फाइल यहाँ पर जो ऑडियो फाइल है वो इधर प्ले हो जाएगी। ठीक है, ये कंपलसरी है कि ऑडियो फाइल MP3 में हो। अब हम इसमें कुछ टैग्स स्टडी करने वाले हैं जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं। जितने भी मतलब टैग जरूरी है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहला मेरे पास टैग आता है एड्रेस टैग। जब भी आपने अपनी वेबसाइट पे एड्रेस शो कराना हो तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे ABC, कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, इंडिया लिख दिया, यहाँ पे इंडिया, इधर कुछ और लिख दो, ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं ऐसे। इसको सेव करो। पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं इनमें से डिफरेंस क्या होगा। अब देखो एड्रेस ऐसे लिखा नजर आ रहा है, इसको हम BR टैग लगा देते हैं साथ में, ताकि हमें पता चले कि नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में है। और जहाँ पे हम लगा देते हैं BR टैग, एक जहाँ पे BR टैग लगाएंगे, इसको करो सेव। देन अगर आप यहाँ पे ये वाला टैग यूज नहीं करते, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। एड्रेस टैग के बाहर हम लगाएंगे ये वाला एड्रेस। इसको रिफ्रेश करो तो दोनों में डिफरेंस देखना। तो ये वाला सेंटर में आ गया मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई की होगी। यहाँ पे देखो ये एक डिफरेंस देखो, जो इसका टेक्स्ट है पहले हम देख लेते हैं इसमें इशू क्या है। CSS हम हटा देते हैं जहां से, रिफ्रेश, अब सही है। ये है विदाउट एड्रेस टैग और ये है एड्रेस टैग। दोनों को देख के आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ये इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये एक एड्रेस होगा। जब भी हम एड्रेस लिखते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा इसका फॉर्मेट अलग होता है, तो इसके लिए हम एड्रेस टैग यूज करते हैं। जब भी वेबसाइट पे आपने एड्रेस लगाना हो तो आपने ये वाला टैग जरूर लगाना है, इसके बिना आप एड्रेस नहीं लिखेंगे। उसके बाद बारी आती है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक टैग है, इसका नाम है BG साउंड। यहाँ पे हम इसको ऐसे लगा दें इज इक्वल टू, इधर आपके पास जो भी आपके पास MP3 का एक साउंड होगा, अच्छा सा एक साउंड आपने डाउनलोड करना है। आप चाहते हैं जब आपकी वेबसाइट पे कोई भी आए, कोई भी आके विजिट करे, पीछे बैकग्राउंड में एक साउंड या म्यूजिक चलता रहे। जितना टाइम यूजर आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा ना, जितना टाइम आपकी वेबसाइट ओपन रहेगी, तब तक वो साउंड चलता ही रहेगा। बहुत ही प्यारा सा साउंड, आप एक रिलैक्स सा साउंड लगा सकते हैं ताकि यूजर को अट्रैक्टिव लगे। वहां पे इतना टाइम वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे आपकी वेबसाइट पे। जस्ट करना क्या है, BG साउंड पे जाके आपने यहाँ पे लगा देना है। इधर आपकी फाइल होगी MP3 की फाइल, बस यहाँ पे सोर्स चेंज करना है। पूरी वेबसाइट पे जितने भी आपके पेजेस होंगे ना, वहां पे ये साउंड लग जाएगा। तो पूरी वेबसाइट जहाँ जब तक यूजर विजिट करता रहेगा उसको ये साउंड सुनाई देता रहेगा। बस इतना ही करना है, ठीक है। BG साउंड के साथ आपने और कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद बारी आती है BR टैग की। ब्रेक टैग हम यहाँ पे ऐसे लगाते हैं। ब्रेक टैग ये एक अनपेयर टैग है, इसकी एंडिंग टैग इसका नहीं होता। यहाँ पे हेलो लिखना है, ब्रेक लगा दी, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे ऐसे आनी चाहिए। BR टैग के साथ आप नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद कुछ कॉमन टैग जो हमने किए हैं, बटन टैग वगैरह। अगर आपने कोई बटन क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगी बटन, यहाँ पे हेलो लिखो तो या क्लिक लिख दो, यहाँ पे बटन क्रिएट हो जाएगा। तो ये हो गया, ऐसे ही बटन बस सिंपल सा क्रिएट किया जाता है। उसके बाद बारी आती है एक साइट टैग होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइट। इसके अंदर कुछ भी कंटेंट हो सकता है। इसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश, तो साइट कुछ ऐसा होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसकी जो लुक है ना, फॉन्ट फैमिली की लुक चेंज हो जाती है। आप यहाँ पे अगर ऐसा कंटेंट यूज करना चाहते हो तो आप साइट टैग लगा सकते हैं। एक इम्बेड टैग होता है, मैंने पहले भी बताया है, आप इम्बेड कर सकते हैं कुछ ना कुछ, कोई कंटेंट होता है। आपने अपनी पूरी वेबसाइट पे एक गूगल मैप लगाना है तो इम्बेड टैग होगा। यूट्यूब की वीडियो लगानी है, इम्बेड टैग यूज करेंगे। इम्बेड टैग के साथ आप दूसरा किसी एक्सटर्नल कंटेंट को अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्बेड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो आपने गूगल मैप लगाना है। आपने गूगल मैप पे जाके कोई भी आपने अपना एड्रेस सर्च करना है, वो एड्रेस जो आप अपनी गूगल अपनी वेबसाइट पे शो कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस कोई भी लिखना है, बिल्कुल करेक्ट एड्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है शेयर पे, इधर लिखा है ना शेयर, इस पे क्लिक करो। इम्बेड मैप लिखा है, इस पे क्लिक करो। बस ये वाला कॉपी करना है, HTML कॉपी किया, कहीं भी आके पेस्ट कर दो जिधर आप लगाना चाहते हैं। इसी को इम्बेड टैग बोलते हैं। अब देखो ये हमें कोड क्या प्रोवाइड कराते हैं।
यहाँ पे आई फ्रेम है, इम्बेड करना है। आप इसको आई फ्रेम के साथ लगा सकते हैं, इम्बेड करना इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो जहाँ पे मेरे पास ये गूगल मैप लग गया। ठीक है, आप ऐसे ही लगाते हैं पूरी वेबसाइट पे। आप इसको अगर इम्बेड टैग के बीच रख दें कि और भी ज्यादा सही है। इम्बेड टैग के बीच रखो, तो जहाँ पे इम्बेड टैग बंद कर दो। ये बेसिकली इम्बेड टैग ही है, लेकिन जहाँ पे हम इसको शो नहीं करा रहे हैं, इम्बेड ही है। तो जहाँ पे मैं इसको ऐसे बंद कर देती हूँ, और ये वाला हटा दो यहाँ से, और सेव कर दो। तो ये होता है इम्बेड टैग। आप इसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट, एक्सटर्नल कंटेंट होता है हमारे पास, उसको आप इम्बेड कर सकते हैं। इसको अभी हम हटा देते हैं गूगल मैप। एक फूटर होता है, अगर आपने फूटर क्रिएट करना है तो आप फूटर टैग लगाएंगे। तो जहां पे आपने अपने फूटर का कंटेंट लिखना है, सेम ऐसे ही अगर आपने हेडर क्रिएट करना है तो आप हेडर टैग लगाएंगे। अगर आपने कोई सेक्शन क्रिएट करना है, सेक्शन मतलब सेक्शन टैग लगा दिया। अब हमारे पास पूरी जो वेबसाइट होती है उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन क्रिएट होते हैं। मैं चाहती हूँ जहाँ पे नेविगेशन बार हो, हेडर टैग लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि फूटर लगा हो तो फूटर टैग लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर कोई सेक्शन क्रिएट करना है, मतलब सर्विसेस ऐड करनी है, उसके लिए मैं एक अलग से सेक्शन टैग यूज कर सकती हूँ। ये कॉमन हमारे कुछ टैग होते हैं, जरूरी नहीं लगाने होते, आप डिव टैग भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए ऑप्शन होता है एक, कि आप इनमें से कोई ना कोई टैग लगा सकते हैं। ठीक है, एक होता है एचआर टैग, हॉरिजेंटल। ये बहुत ही एक कॉमन टैग है, और इसको ज्यादातर यूज करते हैं हम। आपने पार्टीशनिंग करनी है, यहाँ पर एचआर टैग लगा दिया कि लाइन क्रिएट होगी। इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख दूंगी। इसके बाद एक और एचआर टैग टैग लगा दो, जहाँ पे कुछ ना कुछ लिखो। एक यहाँ पे एचआर टैग लगाएंगे। जी अनपेयर टैग होता है, इसका एंडिंग टैग नहीं होता। अब यहाँ पे देखो, ये एक लाइन आ गई। ऐसे आप हॉरिजॉन्टली एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी आप पार्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं पूरी स्क्रीन पे आप कर सकते हैं एचआर टैग के साथ। एक हमारे पास कॉमन टैग है डिव। डिव क्लास, डिव आपने लगाना है। डिव ही ज्यादातर हम यूज करते हैं, जितनी बड़ी मर्जी वेबसाइट क्रिएट करनी है आपने डिव ही लगाना है। डिव क्या होता है, आपने सिंगल एक एक क्रिएट कर दिया डिव, इसके अंदर कुछ भी लिखो, कुछ भी कंटेंट आ सकता है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करो। डिव, ये तो कुछ भी नहीं है, आप इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन डिव के अंदर आप मल्टीपल कंटेंट ऐड कर सकते हैं। डिव के अंदर मैं चाहती हूँ H1 ऐड करना है, डिव के अंदर मैं चाहती हूँ पैराग्राफ ऐड करना है, डिव के अंदर ही चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक हेडर भी क्रिएट करूंगी, इसी के अंदर मैं चाहती हूँ एक सेक्शन भी क्रिएट करना है। कुछ भी पूरे डिव के अंदर, एक डिव के अंदर आप पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इस डिव को आप एक बार कोई डिजाइनिंग दे देंगे ना, इस पूरे कंटेंट के ऊपर डिजाइनिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे आपकी मर्जी, आपने डिव यूज करना है कि नहीं। वैसे तो हम डिव ही प्रेफर करते हैं, डिव ही यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग और है, इसको ज्यादातर हम फॉर्म में यूज करते हैं, अपने फॉर्म क्रिएट करना होता है। ये वाला डिव बंद कर दो, और यहाँ पे दो बॉडी टैग है। मैं जहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर देती हूँ, फॉर्म, जहाँ पे आएगा फॉर्म, इसके बीच ना हमारे पास दो होते हैं टैग। एक होता है फील्ड सेट। फील्ड सेट के अंदर मैं मान लो जहाँ पे लिख देती हूँ, एक लेबल लगा देते हैं। लेबल के अंदर ईमेल कुछ भी लिख दो, ईमेल लिख देते हैं। एक इनपुट फील्ड लगा देते हैं, इनपुट, इसको कर दो सेव। सेव, अब देखो ऐसी लुक आएगी। जे मैंने फील्ड सेट लगाया ना, आप पूरे फॉर्म को फील्ड सेट के अंदर रख सकते हैं। फील्ड सेट तो एक टैग हो गया ना, यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी फॉर्म पूरा क्रिएट करेंगे इस एरिया के बीच आ जाएगा। आपको एक एरिया प्रोवाइड करा दिया जाता है। अब यहाँ पे एक और है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग होता है, इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे लगाते हैं फील्ड सेट के बाद लगाया जाता है लीजेंड टैग होता है मेरे पास। ऐसे लिखेंगे, इसके बीच हम अगर लिख दें स्टूडेंट डेटा। अब यहाँ पे ना एक हेडिंग ऐड हो जाएगा। अब ये लुक है ना, इसको रिफ्रेश करो, ये देखो, जहां से ही पता चल जाएगा कि मेरे पास ये स्टूडेंट का डेटा है। तो इसको आप लगा सकते हैं जब आपने एक प्रोफेशनल फॉर्म क्रिएट करना है, तो जहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारे कॉमन टैग है। उसके बाद आता है एक मीटा टैग। मीटा टैग से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि प्री टैग होता है। प्री के बीच में मैं यहाँ पे हेलो लिखूंगी, इसको रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे हेलो लिखा नजर आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी कुछ नया कंटेंट, यहाँ पे ऐड करो, रिफ्रेश करो। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में जाके इधर कुछ कंटेंट ऐड करूंगी। काम क्या करेगा वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो,
प्री का मतलब होता है जो आप जहाँ पे फॉर्मेट रखेंगे ना, सेम फॉर्मेट आपको जहाँ पे मिलेगा। जे टैग हम ज्यादातर यूज करते हैं अगर आपने ट्यूटोरियल वेबसाइट बनानी है ना। मान लो मैंने HTML की एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, लोगों को मैं वहां पे ट्यूटोरियल प्रोवाइड करवाऊंगी साथ में विद एग्जांपल्स। मैं क्या रखूंगी, जहाँ पे मेरे पास एक HTML आएगा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आएगा HTML। HTML के बाद हम जहाँ पे लगा देंगे बॉडी टैग। ऐसे ऐसे आपने जहाँ पर बस इसकी जो फॉर्मेट है कंप्लीट आपने एंड करना है। इसको सेव करो, इसको सेव करो। ये देखो कंप्लीट फॉर्मेट आ गया। अगर हम वैसे ऐसे टाइप करें ना, मान लो H1 में वैसे भी मैं टाइप कर देती हूँ बिना किसी टैग के। मैं जहाँ पे ऐसे एंटर कर रही हूँ, ऐसे एंटर कर रही हूँ। अब इसका फॉर्मेट देखो, इसको हम रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश। तो ये देखो फॉर्मेट आया ही नहीं कोई, सब कुछ एक लाइन में आ गया। तो यहाँ पे हम प्री टैग यूज करेंगे अगर आप यहाँ पे कोई फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास और टैग होता है मीटा टैग। इसको हमेशा ही हेड सेक्शन में लगाया जाता है। और मीटा टैग को लगाते क्यों है, एक जहाँ पे नेम होता है, पहला जो एक लगाने का तरीका है वो है जे वाला ही। मैं जहाँ पे लिखूंगी व्यू पोर्ट, जे वाला मीटा टैग हम यूज करते हैं आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। 100% नहीं रिस्पॉन्सिव होती, फिर भी कुछ कंटेंट ऐसा होता है सिर्फ जे वाला कोड लगाने से आपका कंटेंट रिस्पॉन्सिव हो जाता है। इसका मतलब क्या है, न्यू नेम क्या है मेरे पास, व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या है, मेरे पास कोई मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई टैबलेट है, उसको व्यू पोर्ट बोलेंगे। कंटेंट, यहाँ पे मैं इसको बोलूंगी विड्थ, उसकी जो हाइट विड्थ है, जो भी स्क्रीन है, लैपटॉप है तो उसके अकॉर्डिंग कंटेंट हो जाए, अगर मोबाइल है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट हो जाए। इनिशियल स्केल जहाँ पे बन रखा जाता है, ये हमारी को बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, सेम ऐसे ही रखनी है। एक ये तरीका हो गया। एक होता है मीटा टैग लगाने का, नेम इज इक्वल टू, जहाँ पे आपने कीवर्ड ऐड करना है। ये तो होता है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। एक दूसरा मीटा टैग यूज करते हैं हम दूसरे तरीके के साथ, आपने SEO करनी है, आपने कीवर्ड्स ऐड करने। तो नेम के बीच आपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। मान लो आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, मैं जहाँ पे ई कॉमर्स लिखूंगी, साथ में जहाँ पे आपने लिखना है कंटेंट। कंटेंट इज इक्वल टू, जहाँ पे मेरे पास कंटेंट के बीच रखेंगे एक ई कॉमर्स, मल्टीपल टैग आपने ऐड करने, कॉमा लगा के यहाँ पे शॉपिंग लिख लो, कुछ भी जितने भी आपके टैग आने हैं ना, जितने भी वायरल टैग आपने लगाने हैं, टाइटल लगाने हैं, यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट के बीच। ये होता है हमारे पास मीटा टैग। ये एग्जीक्यूट नहीं होता, बस यहाँ पे इसको लगाया जाता है ताकि आप अपनी वेबसाइट की SEO कर पाए। तो ये सब कुछ कॉमन आपको पता होनी चाहिए। अब आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए, ये टॉपिक हम जो कवर कर रहे हैं ना वो किस चीज के अंडर आते हैं, कौन सा HTML है। तो ये सब हमने HTML5 के अंदर सीखना है। HTML5 या फिर एडवांस HTML हम किसको बोलते हैं वो हम देख लेते हैं। एडवांस HTML के अंदर, HTML5 के अंदर APIs हम यूज कर रहे हैं। API सबसे पहले API जो अभी हमने यूज किया है कैनवास की। ये एक HTML5 का एडवांस टॉपिक है जिसको इन्होंने ऐड किया है HTML5 के अंदर। API यूज करके हम ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ड्राइंग ग्राफिक जो सर्कल वगैरह हम ड्रॉ कर सकते हैं ना, वो सब इसी की देन है। तो ये एक एडवांस टॉपिक हमारा हो गया। उसके बाद बारी आती है वेब स्टोरेज। इसका काम होता है कि API है जो हमें प्रोवाइड करते हैं लोकल स्टोरेज, हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। आपकी जो लोकल मशीन है, मेरा जो लैपटॉप है, वहां से मैं अपना डेटा सेव कर सकती हूँ। इसका मतलब होता है जैसे हम पेज रिफ्रेश करते हैं ना, डेटा जहाँ से गायब ना हो, इसका मतलब है विदाउट डेटाबेस, विदाउट बैकएंड आप यूज करके अपना डेटा सेव कर सकते हैं, वो भी यूज करके HTML एंड जावा स्क्रिप्ट। तो देख लेते हैं अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला स्टेप है, वेब स्टोरेज। ये काम कैसे करता है, वेब स्टोरेज API एडवांस टॉपिक है हमारा ये सेकंड। बॉडी टैग में आना है, सबसे पहले ना बटन लगा देते हैं, दो बटन लगानी है। यहाँ पे मैं इसको बोलूंगी कि ऐड करना है डेटा, एक मैंने लोड करना है। ऐड करना है मतलब अपनी मशीन, अपने ब्राउजर पे डेटा सेव करना है जाके, इसका ऐसा मतलब है। यहाँ पे ऑन क्लिक बनाएंगे, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा सेव करेगा डेटा, कोई भी नाम देना है, इसको सेव डेटा नाम दे देते हैं। जहाँ पे भी ऑन क्लिक बनाना है, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा लोड हो जाए डेटा, तो यहाँ पे नाम लोड डेटा रख देते हैं। अब जहाँ पे आना है आपने स्क्रिप्ट टैग लगाओ। तो API यूज करनी है तो जावा स्क्रिप्ट हमें यूज करनी पड़ेगी। जो मैंने फंक्शन क्रिएट किया है सेव डेटा, उसकी बारी है। डेटा सेव कैसे होना है, कैसे होगा, लोकल, यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल स्टोरेज। बना बनाया का जो कीवर्ड है इसको हम चेंज नहीं कर सकते। डॉट सेट कर दो आइटम को, कौन सी आइटम सेट करनी है। मान लो मैं जहाँ पे नाम लिख देती हूँ, किसी का भी नाम हो सकता है, मैंने किसी यूजर का नेम स्टोर करना है, सेव करना है लाइफ टाइम के लिए अपने ब्राउजर पे।
चलिए मैं यही नाम रख देती हूँ, जो भी होगा नाम राहुल रख देते हैं। देन जहाँ पे एक अलर्ट लगा देंगे, अलर्ट के बीच मुझे आउटपुट दिखेगी, अलर्ट के बीच हम लिखेंगे डेटा सेव। सेव, पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करो, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा अलर्ट आए डेटा सेव। डेटा सेव हो गया। लोड पे क्लिक करना है तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लोड वाला हम क्रिएट करेंगे, जब कोई बंदा, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करो लोड डेटा का। जब कोई बंदा इस वाले बटन पे क्लिक करेगा डेटा लोड होना चाहिए। कौन सा डेटा लोड होना है? कॉन्स्ट नेम। नेम इज इक्वल टू, कहाँ पे लोड करना है, कहाँ पे सेव करना है, लोकल स्टोरेज पे जाके गेट आइटम। अब यहाँ पे मैंने सेट आइटम लिखा है, यहाँ पे मैं गेट लिखूंगी। सेट का मतलब है स्टोर कर दो, गेट का मतलब है मैं इसको चेक करना चाहती हूँ क्या सच में डेटा स्टोर हो चुका है। तो एक बार चेक तो करेंगे ही हम। क्या चेक करना है? नेम। जहाँ पे नेम लिखो, इफ नेम, अगर नेम सेव हो गया अलर्ट, यहाँ पे मुझे वहां पे लिखा नजर आए लोडेड डेटा, इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। अगर कोई डेटा सेव हो गया हमारा तो मुझे जहाँ पे लिखा नजर आए प्लस नेम। अगर सक्सेसफुली सेव हो गया, एल्स में जाके अलर्ट में लिखा नजर आए नो डेटा फाउंड, कोई हमने सेव नहीं किया। इसको रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश किया, लोड पे क्लिक किया तो मुझे लोडर डेटा नजर आ रहा है, ठीक है, लोडर डेटा ओके। अब जहाँ पे फिर से अभी ऐड नहीं किया मैंने, जे वाला जो नेम लिखा है ना इसको ऐड किया है। मेरे पास जैसे ही लोड पे क्लिक करूंगी मेरे पास लोडर डेटा लिखा नजर आ रहा है, लेकिन मुझे नाम नजर ही नहीं आ रहा। जहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे डेटा सेव हो गया, लोड पे क्लिक करेंगे लोडर डेटा। अब मैं चाहती हूँ जहाँ पे नाम लिखा है कौन सा डेटा मुझे जहाँ पर शो करना है, तो जहाँ पे होगा तो ऐसे ही मैंने इस नाम को करना है। लोकल स्टोरेज मेरे पास ये नाम देख लेते हैं, लोड डेटा, ये तो सही है, ऑन क्लिक पे होगा। डेटा मुझे शो कराना है, यहाँ पे मैंने राहुल लिखा हुआ है तो ये ही हमारे पास डेटा आना चाहिए, सही तो है। मुझे वहां पे बस नाम नजर नहीं आ रहा। या ऐसा करते हैं जहाँ पे इसको प्रिंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, जहाँ पे हम कॉमा हटा देते हैं, प्लस यहाँ पे नेम लिख देते हैं, लोड। तो अब सही है, अब यहाँ पे राहुल आ गया है। जो भी अब हम डेटा ऐड करते जाएंगे ना हमारी लोकल स्टोरेज पे वो सेव होता जाएगा। यहाँ पे आपने कुछ और ऐड करना है, एबीसी ऐड करना है, इसको करो रिफ्रेश। अगर मैं यहाँ पे लोड पे क्लिक करूँ यहाँ पे राहुल ही रहेगा, क्योंकि अभी तक मैंने उसको ऐड किया ही नहीं। तो ऐड पे क्लिक करेंगे, डेटा सेव हो गया ओके। लोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एबीसी लिखा नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं लोकल स्टोरेज एपीआई। एपीआई हम ये प्रोवाइड कराते हैं, जे वाली। कैसे ये सारा काम होता है? एपीआई नहीं करना, एपीआई होता है कि बना बनाया कोड है हम बस यूज करेंगे, तो बस ये बना बनाया ही है। हमें नहीं पता लोकल स्टोरेज के अंदर क्या है, हमें नहीं पता लोकल यहाँ पे सेट आइटम के अंदर क्या कोड इन्होंने लगाया है, बस हम एपीआई यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला। ये वेब स्टोरेज एपीआई को यूज कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, उसको शो कैसे करना है डेटा को, वो हो गया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले जियो लोकेशन की एक एपीआई यूज करते हैं। ये ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें ज्यादातर यूज करते हैं जब हमने किसी यूजर की लोकेशन चेक करनी है। मान लो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, वहां पे किसी ने ऑर्डर किया है तो हमने चेक करना है क्या वो लोकेशन हमारे आसपास है भी है कि नहीं, क्या हम वहां पे अपना प्रोडक्ट पहुंचा भी सकते हैं कि नहीं। लोकेशन तो वैसे तो हर एक वेबसाइट पे यूज होती है। आपको सबसे पहले एक मैसेज आता है ना कि आप अलाउ करो कि ये आपकी लोकेशन चेक करें, आपकी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, आपने अलाउ करना होता है। बस ये वही चीज है। अब देखो इसको कैसे लगाते हैं, ये सारा कोड हम हटा देते हैं। इसकी एक सेम एपीआई है बनी बनाई, तो मैं जहाँ पे एक बटन का नाम दे देती हूँ, ऑन क्लिक के ऊपर इसका नाम हम रख देते हैं गेट करना है लोकेशन, और जहाँ पे हम रख देते हैं गेट लोकेशन। ये वाला बटन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सेव करो, रिफ्रेश, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अलाउ का पहले हमें बोलेगा कि यहाँ पे अलाउ करो हमें, हम आपकी लोकेशन एक्सेस करना चाहते हैं। तो मैं जहाँ पर बनाऊंगी एक आईडी, बटन के साथ ही हम H1 में या पी में पैराग्राफ में बना देते हैं। एक आईडी दे दो इसको लोकेशन, क्योंकि इसके अंदर हमने अपनी लोकेशन शो करानी है। जहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दो एक गूगल मैप के ऊपर होते हैं ये कीवर्ड, वहां से पता चलता है कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है। तो मैं जहाँ पे उसी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को शो कराने वाली हूँ, एक स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं यहाँ पे, स्क्रिप्ट। यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, कौन सा? ये वाला, गेट लोकेशन। जब कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा सबसे पहला काम क्या है? इफ नेविगेट। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे नेविगेटर।
नेविगेटर डॉट कौन सी एपीआई यूज करनी है, जियो लोकेशन की, तो आपने एपीआई सबसे पहले कॉल करनी है। जहां पे मैं लिखूंगी नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट कर लो करंट पोजीशन। करंट पोजीशन अभी यूजर कहाँ पे है, उसके बाद शो कर दो, शो कर दो पोजीशन को। पहले गेट करेंगे यूजर है कहाँ पे, इसकी पोजीशन शो गेट कर लो, फिर इसको शो कर दो। एल्स में जाके एल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो हमने आईडी लगाई है लोकेशन वाली, लोकेशन वाली पे जाके वो क्या करेगा, इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल लगाने का मतलब होता है कि वहां पे जाके मुझे ये लिखा नजर आए। तो मैं जहाँ पे इसको बोल देती हूँ जियो लोकेशन इज नॉट सपोर्टेड। अगर तो उसके वो मिल गई लोकेशन, हमने अलाउ कर दिया, उसको लोकेशन मिल गई, ये वाली चीज नजर आएगी, वहां पे हम अपने डेटा शो करा देंगे। नहीं तो ऐसे में जाके उसको ये मैसेज मिल जाए, आपकी लोकेशन नहीं हमने फाइंड नहीं की या मिली नहीं, कुछ भी मैसेज। एक जहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना है, नाम इसका हम शो कर देंगे। शो पोजीशन हमने रखा रखा है ना, वो एक फंक्शन नेम है। और जहाँ पे हम पोजीशन एक एट्रीब्यूट लगाएंगे, इसके बीच हम रखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट कर लो एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी लोकेशन, कौन सा डेटा प्रिंट करना है वो तो बताओ। डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू, इसके अंदर हम ऐसा करते हैं, डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू लेटीट्यूड प्रिंट करा देते हैं। एक होता है लैटिट्यूड, गूगल मैप पे जाके आप देख सकते हैं, आपकी लोकेशन का लैटिट्यूड अलग होगा, मेरे पास अलग होगा। प्लस कहाँ से आएगा ये तो बताओ। पोजीशन जो होगी ना यूजर की, डॉट इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। अब जहां पर हमने कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं, जो यहाँ पे मैं इस टाइम बैठी हूँ ना, यहाँ पे गूगल मैप के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई कुछ ऐसे होते हैं वैल्यूज। उस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ही वो चेक करेगा कि यूजर कहाँ पे बैठा है इस टाइम। तो मैं जहाँ पे पोजीशन डॉट कोऑर्डिनेट लगाऊंगी, डॉट लैटिट्यूड, लैटिट्यूड को प्लस कर दो, मतलब दूसरी लाइन में हमने जाना है नेक्स्ट लाइन। तो मैं जहाँ पे ऐसे लिखूंगी, नेक्स्ट लाइन में दूसरा प्रिंट करना है हमने लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड भी हमने शो कराना है, तो मैं जहाँ पे ऐसे कराऊंगी प्लस, जहाँ पे फिर से पोजीशन, पोजीशन डॉट फिर से कोऑर्डिनेट्स हम प्रिंट कराएंगे। कोऑर्डिनेट्स डॉट क्या प्रिंट कराना है, लॉन्गिट्यूड। हमें नहीं पता लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का क्या कोड है, हमें कुछ भी नहीं पता, हम क्योंकि एपीआई यूज कर रहे हैं बना बनाया कोड। इन्होंने वहां पे सब कुछ पहले से ऐड किया हुआ है, लॉन्गिट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लोकेशन कैसे फाइंड करनी है। यहाँ पे गेट पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो मैसेज आ रहा है ना, अलाउ करना है। मान लो मैं यहाँ पे ब्लॉक कर देती हूँ, तो एक बार ब्लॉक करेंगे हो सकता है ब्लॉक हो ही जाए परमानेंट। मैं यहाँ पे ब्लॉक कर देती हूँ, कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे इसको लोकेशन पे क्लिक करेंगे ना, फिर से वो आएगा, अलाउ करना है। अब यहाँ पे देखो अलाउ करेंगे तो मुझे जहाँ पे गेट लोकेशन पे क्लिक करना है, तो मुझे जहाँ पे मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं। अलाउ कर दिया हमने, अब जहाँ पे फिर से गेट पे क्लिक करना है, तो जहाँ पे मुझे नजर आनी चाहिए, तो मेरे पास कोई इश्यू है। एक बार जहाँ पे चेक कर लेते हैं पूरा कोड, लॉन्गिट्यूड के स्पेलिंग भी देख लेते हैं। डेटा प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे पोजीशन के स्पेलिंग गलत है। एक जे हो गया पोजीशन, और पहले इसको सेव कर देते हैं। यहाँ से हम करेंगे गेट लोकेशन, यहाँ पे अलाउ करो गेट लोकेशन, अभी भी नहीं आया जहाँ पे मेरे पास मैसेज प्रिंट होना है। और लॉन्गिट्यूड हो गया, मैसेज हमने प्रिंट कराना है लोकेशन पे। ये लोकेशन हमने आईडी दी है पैराग्राफ को, ये वाली। और देख लेते हैं क्या इशू है। कुछ नहीं, जहाँ पे मैंने इनर एचटीएमएल लिखा हुआ है ना, जहाँ पे इनर टेक्स्ट आएगा, क्योंकि मैंने वहां पे टेक्स्ट शो कराना है। इधर भी हम फिर टेक्स्ट ही कर देते हैं। मैंने वहां पे जाके टेक्स्ट प्रिंट करना है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये है यहाँ पर जो हमने वैल्यू गेट करनी है। जब कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा, पहले उसको मैसेज जाएगा अलाउ को, और जहाँ पे अलाउ पे क्लिक करेंगे मुझे जहाँ पे मेरी लोकेशन मिल जाएगी। तो वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वैल्यूज आप गूगल पे जाके, गूगल मैप पे होती हैं, तो ये हम हमें नहीं पता कैसे ये फेच करते हैं। बस ये आपकी लोकेशन फेच करने के लिए काम आती है। आपको पता चल जाएगा कि यूजर कहाँ से है, हम वहां पे डिलीवरी कर सकते हैं प्रोडक्ट की या नहीं, तो इसी से हम पता करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला टॉपिक कवर, ये भी हो गया। अब बारी आती है वेब वर्कर्स एपीआई।
इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं थ्रेड्स के लिए। थ्रेड्स हमने रन करने हैं, तो HTML में HTML5 में इसको कैसे यूज़ करते हैं? ये वाले जो हमारे 2 टॉपिक है ना, ये हमने जो छोड़े हैं वेब सॉकेट एंड वेब वर्कर, इसको हम जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे क्योंकि ये एक एडवांस टॉपिक है और इसको जावास्क्रिप्ट के साथ ही यूज किया जाता है। इसमें सर्वर भी यूज होता है, इसलिए इसको HTML में हम नहीं सीखेंगे। आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप बहुत ही ज्यादा बिगिनर है ना, देन आप इसको फिलहाल स्किप करो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है तो उसी के अंदर इसको जाके हम सीखेंगे। हमारे जो मेन थे इधर हमारे टॉपिक HTML के वो कवर हो गए हैं। तो बस ये हो गया हमारा कंप्लीट HTML का कोर्स, जहां से अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करेंगे ना, जो जो HTML में हमारे लिए जरूरी है वो सब हमने इस कोर्स में ऐड कर दिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।